लोकी सीजन 2 की ग्लोरियस एंडिंग के साथ गॉड ऑफ स्टोरीज की जर्नी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, बट जिन लोगों को एक बार फिर से इस जर्नी को जीना है उनके लिए पेश है लोकी सीजन 1 की कंप्लीट जर्नी फ्रॉम एपिसोड 1 टू एपिसोड 6, वो भी सभी हिडन डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स के साथ। ऑन अ साइड नोट, दिस इज वन ऑफ माय वेरी फर्स्ट सीरीज जहां से सुपर फैंस चैनल की शुरुआत हुई थी, सो टेक योर टाइम, सम पॉपकॉर्न्स एंड एंजॉय द होल वीडियो, ऑफ कोर्स स्पॉयलर्स वार्निंग के साथ। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड वेलकम टू सुपर फैंस प्लस एंड दिस इज लोकी सीजन 1 अ कंप्लीट ब्रेकडाउन। क्या आपने ये नोटिस किया कि ये एपिसोड एक तरह से थॉर रैग्नारॉक के ही सिमिलर था, जिसमें कि थॉर की तरह लोकी एक बंदी है जिसे कि पता नहीं चल रहा है कि आखिर हो क्या रहा है और डिवाइसेस टच करके लोगों को मारा जा रहा है। जब अवेंजर्स एंड गेम का रिकैप दिखाया है उसमें सभी सीन ऑलमोस्ट सेम है सिवाय इन दो शॉट्स के, जिसमें कि लोकी कैप्टन अमेरिका का रोबोटिक वर्जन दिखाता है और लिफ्ट में जाते वक्त हल्क को बाय करता है। शायद इसी वजह से हल्क गुस्सा भी होता है। जब लोकी टेलीपोर्ट होकर टेसरेक्ट लेके जाता है तो पीछे से थॉर की आवाज सुनने को मिलती है, जो कि अवेंजर्स एंड गेम की ही है। मार्वल स्टूडियोज का लोगो चेंज होता है लोकी के कॉस्ट्यूम कलर्स में। लोकी मंगोलिया के डेजर्ट में जब क्रैश लैंड होता है तो वो सीन बिल्कुल आयरन मैन की फर्स्ट फ्लाइट और क्रैश वाले सीन के जैसे ही दिखाया गया है। जब लोकी वहां के लोगों को एड्रेस करता है तो वो वही डायलॉग रिपीट करता है जो कि उसने निक फ्यूरी को बोले थे अवेंजर्स मूवी की स्टार्टिंग में। I am Loki of Asgard and I am burdened with glorious purpose. I am Loki of Asgard and I am burdened with glorious purpose. और हाँ, अपनी आदत के हिसाब से वो बाकी सभी लोगों से ऊपर उठ के रहना चाहता है, इसलिए वो पहले इस छोटे से पत्थर के ऊपर चढ़ के ही फिर उनसे बात करता है। TVA की हंटर B-15 जब लोकी को मारती है तब उसके वेपन की लाइट ब्लू कलर की होती है, जो कि टाइम को स्लो करता है, लेकिन उसी वेपन की लाइट जब ऑरेंज कलर की होती है तो वो इन वेरिएंट्स को सीधे डिस्ट्रॉय कर सकता है। जब लोकी को TVA में लेके आते हैं तब वहाँ पे एक स्क्रल भी खड़ा होता है। लोकी को TVA में एज लोकी लॉफिसन कह के बुलाया जाता है, ना कि ओडिनसन, क्योंकि उनको पता है कि वो फ्रॉस्ट जायंट लॉफी का बेटा है। अगर आप ध्यान से देखें तो लोकी का वेरिएंट नंबर है L1130, मतलब कि 1100 से भी ज़्यादा लोकी के वेरिएंट्स अभी तक आ चुके हैं जिन्हें कि TVA ने ट्रैक किया है। साथ ही लोकी का सेक्टर दिखाया गया है 1900 से 2099। 2099 मार्वल कॉमिक्स का वो बैच था जिसमें कि सभी पॉपुलर सुपर हीरोज जैसे कि स्पाइडरमैन, हल्क, फैंटास्टिक फोर और एक्समैन जैसी कॉमिक्स छपी थी। लोकी का जेंडर मेल ना होके फ्लूइड है। कॉमिक्स में फीमेल लोकी एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब है कि जो बाकी और वेरिएंट्स आए हैं उनमें से कुछ फीमेल लोकी भी हो सकते हैं। और क्योंकि TVA मल्टीवर्स की टाइमलाइन को कंट्रोल करते हैं, फीमेल लोकी अर्थ 616 से ना होके किसी और टाइमलाइन से हो सकती है। और अगर मल्टीपल लोकी एग्जिस्ट करते हैं तो यही शायद रिप्रेजेंट करता है लोकी शो के ये मल्टीपल पैटर्न्स वाले लोगोज। TVA में एक एनिमेटेड वीडियो में टाइम कीपर्स के बारे में बताया गया है। कॉमिक्स के हिसाब से टाइम कीपर्स को क्रिएट किया था ही हु रिमेन्स ने, जो कि TVA का इकलौता डायरेक्टर भी है। इस वीडियो में नेक्सस इवेंट्स के बारे में भी बताया गया है, जो कि तब होता है जब कोई अपनी डेस्टिनेटेड टाइमलाइन से अलग जाता है। नेक्सस के बारे में वांडा विजन के एपिसोड 7 में भी डिस्कस किया गया था। आगे वीडियो में ये दिखाया जाता है कि अगर नेक्सस इवेंट अनचेक्ड रह जाए तो वो ब्रांच रियलिटी मैडनेस क्रिएट करती है, which left unchecked could branch off into madness, leading to another multiversal war. ये एक तरह से हिंट है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की तरफ। तो ये क्लियर है कि लोकी सीरीज थॉर लव एंड थंडर से ज्यादा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को बिल्टअप करने वाली है। उसी एनिमेटेड वीडियो में जिस नेक्सस इवेंट का एग्जाम्पल दिया गया है उसमें क्री आर्मी नोवा कॉर्प से लड़ते हुए दिखाए हैं, पर वो जहाँ लड़ रहे हैं वो थैनोस का होम प्लैनेट टाइटन है। जो मेन टाइमलाइन में नेक्सस इवेंट्स को दिखाया गया है वो वैसे ही एक्सप्लेन्ड है जैसे कि एंड गेम में एंशिएंट वन ने ब्रूस बैनर को एक्सप्लेन किया था। मोबियस का कैरेक्टर कॉमिक्स के हिसाब से भी एक TVA का ओरिजिनल मेंबर ही है और वो कई अलग अलग सुपर हीरोज के साथ काम कर चुका है, जिनमें कि फैंटास्टिक फोर, शी हल्क और हॉकाई भी शामिल है। इस सीन में जब छोटी बच्ची ग्लास पे बनी डेविल की फोटो दिखाती है तो वो मेफिस्टो को नहीं बल्कि हॉर्न्स वाले लोकी के बारे में बात कर रही है। और वही लड़की मोबियस को एक बबल गम का पैकेट भी देती है जिसपे क्लोजली देखे तो नाइटमेयर की फोटो है। नाइटमेयर कॉमिक्स के हिसाब से डॉक्टर स्ट्रेंज का सबसे बड़ा विलन है और आगे इसी एपिसोड के एक कन्वर्सेशन में हमें फिर से नाइटमेयर के बारे में सुनने को मिलता है। This place is a nightmare. That's another department.
Now that department I'll help you burn down. अब ये कुछ भी हो सकता है। मार्वल जानबूझ के फैंस के साथ ऐसा मजाक वांडा विजन से करते आ रहा है, तो अब आने वाला टाइम ही बताएगा कि आखिर होने क्या वाला है। जज रेंसलेयर जो कि लोकी के केस की जज है, कॉमिक्स में एज रवोना लेक्सस रेंसलेयर का TVA के साथ कुछ एसोसिएशन नहीं है। वो बिलोंग करती है 40th सेंचुरी के एक किंगडम से जिसपे कि कांग द कंकरर ने अटैक किया था, जिससे कि वो बाद में प्यार भी कर बैठी थी। तो हमें ये तो आइडिया है ही कि एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मेनिया में कांग मेन विलन हो सकता है, और हो सकता है कि इस सीरीज के एंड तक हमें उससे रिलेटेड कुछ और डिटेल्स भी पता चले। जब लोकी जज को बताता है कि उसे पता था कि अवेंजर्स टाइम ट्रेवल कर रहे हैं क्योंकि उसे 2 टोनी के परफ्यूम्स की स्मेल आ रही थी। Oh, believe me, you can smell the cologne of 2 Tony Starks. इस बारे में अवेंजर्स एंड गेम में एंटमैन भी बात करता है। Is that Axe body spray? Yeah, I had a Canada Death for emergencies, relax. लोकी अवेंजर्स पे टाइम ट्रेवल करने का इल्जाम लगाता है, You speak of time criminals? It's they you should be after. जिसपे कि रेंसलेयर कहती है कि उन्होंने जो भी किया वो एक्चुअल में होना था, यानी कि उनका डेस्टिनी वही था। यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज का एक पॉसिबिलिटी देखना, आधी दुनिया का वाइप हो जाना, अवेंजर्स का टाइम ट्रेवल करना, टोनी का स्नैप करके मर जाना और स्टीव का टाइम में वापस जाके पैगी के साथ रहना। टीवी के हिसाब से ही इस मल्टीवर्स को मेंटेन करने के लिए ये सब कुछ जरूरी था। बट लोकी का अवेंजर्स की गलती से टेसरेक्ट उठा लेना गलत था, जो कि थोड़ा अजीब लगता है। जब मोबियस लोकी को अपने साथ ले जाता है तो वो TVA का बाकी एरिया देखते हैं। इनमें से एक बिल्डिंग पे T-282 लिखा है, जो कि थॉर की एक कॉमिक्स 282 का रेफरेंस है जिसमें कि टाइम कीपर्स पहली बार इंट्रोड्यूस हुए थे। मोबियस जब लोकी के साथ इस रूम में घुसता है तब वो गेट पे गार्ड से वेपन लेता है, जो कि पहले उसके हाथ में नहीं था। TVA में किसी की भी पावर्स नहीं चलती है, पर फिर भी वो लोकी से डरता है और केयरफुल रहना चाहता है। साथ ही इस वेपन को मोबियस कहता है टाइम ट्विस्टर। टाइम ट्विस्टर्स कॉमिक्स के वो लोग थे जिन्हें बनाया गया था फ्यूचर को सही करने के लिए, पर वो गलती से पास्ट को ही डिलीट करने लगे थे तो उन्हें डिस्ट्रॉय करना पड़ा था। मोबियस इस पूरे ड्यूरेशन में एक ड्रिंक्स जोस्ता पीते हुए दिखता है, जो कि US की एक पॉपुलर ड्रिंक थी 90s में, जो कि पेप्सी का ही एक प्रोडक्ट था। मोबियस लोकी को बोलता है कि तुम लोगों को धोखा देने से पहले उन्हें खुश करने की कोशिश करते हो। वो इन्फिनिटी वॉर के उस मोमेंट के बारे में बोलता है जब लोकी थैनोस पे अटैक करने की कोशिश करता है। लोकी के पास्ट के वीडियो में दिखाया है कि वो एक प्लेन से पैसे चुरा के कूदता है और वही DB कूपर है। DB कूपर एक्चुअल में एक अननोन पर्सन था जिसने कि 1971 में US में एक प्लेन हाईजैक किया, उसे लैंड करवाया, गवर्नमेंट से $1 लाख, जो कि आज के टाइम के हिसाब से $1 मिलियन होंगे, लिए और फिर प्लेन को टेक ऑफ करवा के हवा में एक पैराशूट से कूद गया। ये इंसान आज तक मिला नहीं है। तो इस सीन में एक फन वे में दिखाया गया है कि लोकी DB कूपर है। जब लोकी फिल कोल्सन को एज अ डेड मैन बोलता है तो मोबियस उसको करेक्ट नहीं करता कि कोल्सन जिंदा है। I mean, ऑफ कोर्स वो जिंदा होके मर गया और बाद में एक LMD बन गया था, बट मोबियस लोकी को कुछ भी बताना नहीं चाहता है। जब लोकी चेयर से गिरता है और मोबियस उसे उठाने जाता है तभी लोकी उसकी जेब से वो डिवाइस निकाल लेता है जिससे कि उसकी कॉलर कंट्रोल होती है। ये सब इतना जल्दी होता है कि स्लो मोशन में देखने से ही पता चलता है कि ये कब हुआ। लोकी जब टाइम ट्विस्टर से आगे पीछे जा रहा होता है तो इस सीन में एक लेडी उसके ठीक पीछे एक एजेंट के साथ जाते दिखती है। ये शील्ड एजेंट पैगी कार्टर की तरह दिखती है। केसी के टेबल में हमें बहुत सारे इन्फिनिटी स्टोन्स देखने को मिलते हैं जो कि कुछ काम के नहीं है। यहाँ सबसे ज्यादा टाइम स्टोन्स हैं, यानी कि टाइमलाइन ब्रेक करने वाले ज्यादातर टाइम स्टोन ही यूज करके ऐसा करते हैं, बट इस ड्रॉअर में एक भी माइंड स्टोन नहीं है। किसी के डेस्क में ये जो बेसबॉल कार्ड है वो वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव हॉनस वैगनर का है। इसकी कीमत $3.7 मिलियन से भी ज्यादा है, यानी कि 27 करोड़ रुपए। लोकी रूम में वापस आके अपने फ्यूचर को देखता है। जब ये मूवी खत्म होती है तो उसकी टेप पे जो नंबर लिखा है वो है ETH 616। अर्थ 616 मार्वल कॉमिक्स का मेन टाइमलाइन वाला अर्थ है जिसमें कि MCU बिलोंग करता है। जब TVA के मिनटमैन 1858 में लोकी के उस वेरिएंट को ट्रैक करते हैं जो कि उनको मार रहा है तो वो लोग ओक्लाहोमा में होते हैं। ओक्लाहोमा थॉर कॉमिक्स के हिसाब से वो जगह है जहाँ पे न्यू असगार्ड बना था रैग्नारॉक के बाद, बट मूवीज में वो टॉन्सबर्ग नॉर्वे दिखाया है।
इसी जगह जहाँ उन्हें एक वेपन दिखता है जो कि वो अपने डिवाइस से चेक करके बताता है कि ये 3rd मिलेनियम का है। कॉमिक्स के हिसाब से कांग बिलोंग करता है 3rd मिलेनियम से, तो हो सकता है कि ये एक और हिंट है कांग की इस सीरीज से रिलेटेड होने की तरफ। और लास्ट सीन में एक हाथ मिनटमैन के डिवाइस को उठाता है जो कि एक लड़की का हाथ लग रहा है, जो कि हो सकता है कि फीमेल लोकी हो, क्योंकि सेट की लीक्ड फोटोज से हमें लेडी लोकी की कॉस्ट्यूम ऑलरेडी पता है और ये बिल्कुल मैच करता है उसी से। एपिसोड में कोई भी पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है, बट लास्ट में TVA की मैस्कॉट मिस मिनट का वॉइस ये कहता है, TVA में आने के लिए धन्यवाद, हमें अच्छी रेटिंग देना ना भूलें। और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। तो एपिसोड शुरू होता है 1985 में ऑशकॉश विस्कॉन्सिन से, जहां TVA के एजेंट्स जाते हैं लोकी के किलर वेरिएंट को ट्रैक करने। अब 1985 और ऑशकॉश विस्कॉन्सिन से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। ऑशकॉश विस्कॉन्सिन बर्थ प्लेस है मार्वल के एक लेट राइटर मार्क ग्रोएनवॉल्ड का। मार्क ने कैप्टन अमेरिका की सीरीज के कई कैरेक्टर्स जैसे कि फ्लैग स्मैशर्स, बैटल स्टार और US एजेंट को क्रिएट किया है, और एज अ ट्रिब्यूट मोबियस के कैरेक्टर का लुक भी मार्क जैसा बनाया गया है। इसके अलावा कॉमिक्स का एक कैरेक्टर भी बिलोंग करता है ऑशकॉश से, जिसका नाम है वेंडल वॉन AKA क्विजार। इस कैरेक्टर को भी मार्क ने ही क्रिएट किया था। जब TVA एजेंट्स इस टाउन में एंटर करते हैं तो उन्हें एक लेडी दिखती है जो कि उनके कॉस्ट्यूम्स पर कमेंट करती है। ये लुक वाइज बहुत ही सिमिलर लग रही है अगाथा हार्कनेस से। वो उन्हें देख के शॉक नहीं होती बल्कि उन पे कमेंट करती है। यही टाउन में एक शॉप का बैनर है ड्रैगन फ्लाई आर्मरी। ये रेफरेंस हो सकता है कॉमिक्स के सुपर हीरो ड्रैगन फ्लाई का, या हो सकता है ये कुछ भी ना हो, क्योंकि लोकी और ड्रैगन फ्लाई का कॉमिक्स में कुछ भी रिलेशन नहीं था। TVA एजेंट्स के टेंट में एंटर करते ही एक अनाउंसमेंट होती है जो कि किसी परफॉर्मेंस के शुरू होने के पहले की रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट है। बट अगर ये लाइंस ध्यान से सुने तो इसमें पहले ही ये बता दिया गया है कि अब फाइट होने वाली है और जीतने वाले का प्राइस एक प्रिंसेस है। यानी कि एक तरह से प्रिंसेस वर्ड हिंट था लेडी लोकी की तरफ, जो कि हमें एपिसोड के एंड में पता चलेगा। जब किलर लोकी वेरिएंट TVA एजेंट्स को टेंट में फाइट करता है तो जो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रही है वो है सिंगर बॉनी टेलर का एक पॉपुलर सॉन्ग होल्डिंग आउट फॉर अ हीरो। ये सॉन्ग श्रेक 2 मूवी में भी यूज हुआ था, और एक्चुअल में इस सीन का जो फाइट सीक्वेंस है वो भी श्रेक 2 मूवी के दिखाए गए मीडिएवल एरा के स्पोर्ट्स जोस्टिंग को रिप्रेजेंट करता है। लेडी लोकी फाइट से पहले TVA एजेंट C20 को एन्चेंटमेंट करके माइंड कंट्रोल करती है। ये वांडा की तरह एक मैजिकल पावर है, बट लेडी लोकी सिर्फ टच करके ही ये पावर यूज कर सकती है। और क्योंकि हम जानते हैं कि लोकी की माँ फ्रेडा एक विच थी, तो इस वेरिएंट ने वो मैजिकल माइंड कंट्रोल वाली पावर्स भी हासिल की हुई है। बाकी सभी TVA एजेंट्स को मार के लेडी लोकी एजेंट्स के टाइमलाइन क्लियर करने वाले डिवाइसेस और एजेंट C20 को टाइम डोर ओपन करके अपने साथ ले जाती है। और बैकग्राउंड सॉन्ग की लास्ट लाइन एंड होती है आई नीड अ हीरो पे। कट टू हमें TVA ऑफिस में लोकी एक जेट स्की की मैगजीन पढ़ते हुए दिखता है। इस मैगजीन में टॉप राइट पे लिखा है नंबर 4। ये एक हिडन रेफरेंस हो सकता है लोकी की 2019 की कॉमिक एडिशन नंबर 4 का, जिसके फ्रंट पेज पे टाइटल था हीरो एट लास्ट, यानी कि आई नीड अ हीरो का रिस्पॉन्स एक हिडन रेफरेंस के थ्रू दिया गया है। लोकी के टेबल पे रखा डिवाइस है ADM-3A कंप्यूटर। ये 1976 में लियर सीगलर कंपनी का बनाया हुआ एक कंप्यूटर था। यही मिस मिनट और लोकी के कन्वर्सेशन में हमें पता चलता है कि TVA जब वेरिएंट्स को ट्रैक करते हैं तो उनके पास एक टाइम लिमिट होती है सभी वेरिएंट्स को ट्रैक करके उन्हें स्टॉप करने की। अगर वो उस टाइम लिमिट के अंदर ऐसा नहीं कर पाए और उस नेक्सस ब्रांच ने अगर एक टॉप रेड लाइन क्रॉस कर दी तो इसका मतलब है कि TVA टाइमलाइन रिसेट नहीं कर सकते। यानी कि ऐसा होने से फिर एक सिंगल सेक्रेट टाइमलाइन की जगह मल्टीपल टाइमलाइंस क्रिएट होने लगेंगी और मल्टीवर्सल वॉर फिर से शुरू हो सकता है, जो कि हिंट है शो में आगे क्या होने वाला है उसकी तरफ। और जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था, ये शो बहुत ही अच्छी खासी स्टोरी सेट करने वाला है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी की। मोबियस लोकी को TVA का जैकेट देता है जिसके पीठ पे लिखा हुआ है वेरिएंट, और वो उसके साथ टीम को ब्रीफ करता है 1985 में वहां जाने के लिए जहां पर जस्ट अटैक हुआ है। इसी दौरान वो बाकी लोगों को लोकी के अलग अलग वेरिएंट्स दिखाते हैं, जिसमें कि शामिल है नॉर्मल MCU लोकी, टूर दे फ्रांस लोकी, मिनेटोर लोकी, ग्रीन सूटेड लोकी और एक वाइकिंग लोकी। जो वेरिएंट लोकी का नॉर्मल स्किन कलर है वो ब्लू है, क्योंकि TVA के रिकॉर्ड्स के हिसाब से लोकी एक फ्रॉस्ट जायंट है।
यही हमें लोकी से पता चलता है कि कैसे उसकी खुद की पावर और उसके वेरिएंट्स की पावर डिफरेंट हो सकती है, जो कि एपिसोड में आगे चल के लेडी लोकी की पावर्स के थ्रू हमें पता चलेगा। लोकी TVA की टीम के साथ 1985 में जाता है और वहाँ एक कन्वर्सेशन में लोकी जब पूछता है कि वो लोग वेरिएंट्स के आने के कुछ देर पहले ही पास में क्यों नहीं जाते ताकि उन्हें पकड़ सके, तो मोबियस उसे समझाता है कि कैसे वेरिएंट्स के टाइमलाइन ब्रेक करने पे एक नेक्सस इवेंट क्रिएट होता है और ऐसा होने पे ही TVA उस एग्जैक्ट इवेंट पे पहुंच सकता है रियल टाइम में। यानी कि जब तक वो नेक्सस इवेंट क्रिएट ही नहीं हुआ है तब तक वो लोग ऐसी जगह पर जा ही नहीं सकते। यहाँ लोकी ट्राई करता है मोबियस और TVA एजेंट्स को गुमराह करने का और उन्हें असगार्डियन स्टोरी सुनाता है जिसमें वो बात करता है वुल्फ्स की, जो कि हमने थॉर रैग्नारोक में देखा था फेनरिस के रूप में। पर मोबियस उसका झूठ पकड़ लेता है और वो लोग टाइमलाइन रीसेट करके वहां से वापस आ जाते हैं TVA। यहाँ जब टाइमलाइन रीसेट होती है तब TVA की स्क्रीन में एक लोकेशन है निडावेलिर, जहाँ पर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थॉर ने स्टॉर्म ब्रेकर बनाया था, और एक लोकेशन और भी है सकार, जहाँ की थॉर रैग्नारोक में थॉर, लोकी और हल्क थे। मोबियस TVA में मिलता है रेंसलेयर से उसके ऑफिस में, जहाँ की बहुत कुछ है ऑब्जर्व करने के लिए, जिसमें कि सबसे पहले आते हैं उसकी सीट के पीछे खड़े ये टाइम कीपर के स्टैचू, जिसका फेस की बहुत ही ज्यादा सिमिलर दिखता है कांग द कंकरर से। कांग के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बात की है। कॉमिक्स के हिसाब से रेंसलेयर और कांग एक टाइम में जाके लवर्स भी होते हैं, और इस सीन में हमें ये भी पता चलता है कि रेंसलेयर उन लोगों में से है जो कि टाइम कीपर्स के कॉन्टेक्ट में भी रहती है। रेंसलेयर ही ये सभी वेरिएंट्स को पकड़ने वाले मिशंस अप्रूव भी करती है। मोबियस इतना पुराना TVA एजेंट होते हुए भी आज तक उनसे कभी नहीं मिला, तो ये सेंटर वाला स्टैचू एक हिंट दे रहा है कि टाइम कीपर्स में से ही एक शायद कांग द कंकरर भी हो सकता है। इसके अलावा रूम में शेल्फ पे बहुत सारे सुवेनियर्स रखे हुए हैं, जिनमें से मोबियस के बताने पे हमें पता चलता है कि वो सक्सेसफुल मिशंस के सुवेनियर्स है। यहाँ रखी हुई चीजों में रेंसलेयर के वेपन और हेलमेट के अलावा एक हैट, 2 स्नो ग्लोब्स, एक कटाना और एक रोलर स्केट्स हैं। कॉमिक्स में ऐसे रोलर स्केट्स मेंशन्ड है आयरन मैन की कॉमिक टेल्स ऑफ सस्पेंस नंबर 40 में, जिसमें कि आयरन मैन अपने सूट में जेट पावर्ड रोलर स्केट्स लगाता है। फिर वो बात करने लगते हैं और जब मोबियस अपना ग्लास साइड में रखता है तो रेंसलेयर उसे वहाँ ग्लास के स्पॉट्स को लेकर डांटती है, जो कि वह कहता है कि पहले से ही थे, पर रेंसलेयर कहती है कि वो स्पॉट्स उसी ने डाले हैं। ये एक हिंट हो सकता है कि मोबियस के भी मल्टीपल वेरिएंट्स हमें शो में देखने मिले और उनमें से ही किसी और वेरिएंट ने वो स्पॉट्स छोड़े हो सकते हैं। यहाँ मोबियस और रेंसलेयर के कन्वर्सेशन में वो लोकी की दलील देता है, ये कहते हुए कि शायद वो चेंज हो सकता है और वो एक ही जिंदगी जीते जीते थक चुका होगा, और वो रेंसलेयर से पूछता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है। इस पे रेंसलेयर कहती है कि ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक टाइम कीपर्स इसे अप्रूव ना करें। मतलब कि ये जो टाइमलाइन फिलहाल TVA में चल रही है वो अभी तक डिस्कवरी में है, वो अभी तक फिक्स नहीं है और हर एक मोमेंट पे बिल्ड हो रही है, और लोकी के इस वेरिएंट के साथ आगे क्या होगा वो डिपेंड करता है कि टाइम कीपर्स क्या करना चाहते हैं। बट जिस तरह से मोबियस ये बात पूछ रहा है वो ये दिखाता है कि वो लोकी के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए ऐसा पूछ रहा है। शायद वो खुद ही चाहता है अपनी लाइफ एक अलग तरीके से जीना, जो कि आगे जाके वो लोकी के साथ डिस्कस भी करता है कि कैसे वो जेट स्कीज को इतना पसंद करता है पर वो कभी भी वो लाइफ नहीं जी सकता बिना टाइमलाइन को इफेक्ट किए। पर हो सकता है कि लोकी सीरीज के एंड तक अगर मोबियस जिंदा बच गया तो वो एक अलग लाइफ जी रहा होगा, वो लाइफ जो उसने बहुत टाइम से प्लान कर रखी है। फिर मोबियस रेंसलेयर से फाइल लेके उस पर साइन करता है, एक पेन से जिस पे लिखा है फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट हाई स्कूल। कॉमिक्स के हिसाब से रीड और सू रिचर्ड जो कि फैंटास्टिक 4 के पार्ट्स हैं, उनके बेटे के नाम भी फ्रैंकलिन है, और कांग द कंकरर एक बहुत ही उलझी हुई कॉमिक्स की टाइमलाइन की वजह से एक तरह से उनका वंश है। तो ये पेन और फ्रैंकलिन नाम कहीं ना कहीं कांग से लिंक जरूर कर सकता है, और जितना कॉम्प्लिकेटेड कांग की स्टोरी समझाना लग रहा है एक सेपरेट वीडियो में ही ये डिटेल में बताया जा सकता है, और वो मैं जल्दी ही करूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मोबियस लोकी को लेके TVA के लिफ्ट से जाते हुए दिखाया गया है और हमें ये शॉट देखने मिलता है जो कि एक्चुअल में एक होटल एटलांटा मैरियट मार्किस का है। वहाँ से वो लोग एक लाइब्रेरी में पहुंचते हैं जिसके बैकग्राउंड में हमें बहुत सारे फ्लोर नंबर दिख रहे हैं, जिसमें कि नंबर 372 जो कि थॉर की कॉमिक्स का रेफरेंस फिर से दिखता है। इनमें से एक फ्लोर LK3 हमने लिफ्ट में एज अ बटन देखा हुआ है, और जब इस लिफ्ट की बात हो रही है तो इसके बटन्स में एक बटन मिस मिनट की इमेज भी है, यानी कि वो वही फ्लोर है जिसपे शायद मिस मिनट है। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि मिस मिनट सिर्फ एक एनिमेटेड कैरेक्टर ना होके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है इस सीरीज में। लाइब्रेरी में मोबियस के कहने पे लोकी अपने ही बाकी वेरिएंट्स की फाइल्स रिव्यू करने लगता है, बट वो बोर होकर अपना दिमाग चलाता है और टाइम कीपर और TVA की हिस्ट्री और फ्यूचर पता करने की कोशिश करता है, बट उसे मिलती है सिर्फ
उसकी अपनी फाइल जिसे रिव्यू करके उसे पता चलता है वो इवेंट जिसमें कि रैग्नारॉक की वजह से असगार्ड खत्म हो गया था। इसी फाइल में एक कोड नेम के रूप में छिपा हुआ एक और ईस्टर एग रेवेंजर्स, जो कि थॉर रैग्नारॉक में हमें थॉर, वैल्करी और हल्क के रूप में मिले थे और उन्होंने मजाक में अपने ग्रुप का नाम रेवेंजर्स रखा था। बट अब यहाँ से लोकी को कुछ ऐसा रियलाइज होता है जो कि वो मोबियस को एक बहुत ही बुरे एग्जाम्पल के साथ उसका लंच खराब करके बताता है। बाय द वे, जो जूस वो केसी के टेबल से उठाता है वो बाकू जूस है, जो कि जोस्ता की ही तरह 90s का एक और प्रोडक्ट है। अब लोकी नोटिस करता है कि जो अपोकलिप्स रैग्नारॉक पे हुआ था उसमें कोई भी वेरिएशन एनर्जी डिटेक्ट नहीं हुई थी। इससे वो आइडिया लगाता है कि कोई भी अपोकलिप्स होने से ठीक पहले का टाइम, मतलब कि उससे जस्ट कुछ मिनट पहले के टाइम में उसका किलर वेरिएंट छुपा हो सकता है, क्योंकि अगर वो वेरिएंट वहाँ कुछ भी चेंज करता है तो उससे मेन टाइमलाइन में कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ देर बाद वैसे भी सब कुछ खत्म होने वाला है। इसलिए ऐसे मोमेंट में अगर कोई वेरिएंट वहाँ पे होगा भी तो TVA को कोई खबर नहीं होगी, क्योंकि उस अपोकलिप्स की वजह से कोई भी ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट ही नहीं हो पाएगी। इसी बात को प्रूव करने के लिए लोकी मोबियस को लेके जाता है 79 AD में पोम्पी, इटली में। हिस्ट्री से हमें पता है कि यहाँ पर असल में माउंट वेसुवियस का वोल्केनो फटने से 20,000 से भी ज्यादा लोग एक ही झटके में मर गए थे। इस जगह आके लोकी लोगों को जोर जोर से चीख के बताने लगता है कि वो फ्यूचर से है और मोबियस के ट्रैकर में फिर भी कोई वेरिएशन एनर्जी ट्रैक नहीं होती, जिससे कि लोकी की थ्योरी सही प्रूव होती है। आगे मोबियस फिर लोकी को ये बताता है कि अभी टाइम कीपर्स फ्यूचर लिख रहे हैं और जब वो ऐसा कर लेंगे तो TVA की कोई जरूरत नहीं होगी और सब कुछ ऑर्डरली चलेगा। और लोकी इस बात से खुश नहीं है, क्योंकि उसने ऑलरेडी ये फील कर लिया है कि एक तरह से टाइम कीपर्स सबकी लाइफ को अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं। और क्योंकि लेडी लोकी वेरिएशन भी लोकी का ही है, तो यही रीजन है कि वो मल्टीवर्स क्रिएट करके TVA को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। इस सब के बीच ही मोबियस को रियलाइज होता है कि लेडी लोकी ने 1549 में जो छोटी बच्ची को च्युइंगम कबलुई दी थी वो अर्थ पे सिर्फ 2047 से 2051 के बीच में ही सेल हुई थी। वो इन सालों के बीच के टाइम में ऐसे इवेंट्स ढूंढते हैं जहाँ कोई ना कोई अपोकलिप्स हुआ है, जिससे उन्हें मिलता है साल 2050 में रॉक्सकार्ट में हुई कैटेगरी 8 हरिकेन, जिससे कि 10,000 से भी ज्यादा लोग मरे थे। रॉक्सकार्ट कॉमिक्स के रॉक्सॉन एनर्जी कॉर्पोरेशन से मिलता जुलता नाम है, जिसका हेड डारियो एगर एक टाइम लोकी के साथ भी मिला हुआ था। और रॉक्सॉन नाम हमें आयरन मैन 3 में एक शिप के ऊपर लिखा हुआ भी दिखा है। मोबियस रेंसलेयर को मना के एक टीम और लोकी के साथ जाता है 2050 में अलाबामा रॉक्सकार्ट के वेयर हाउस में। यहाँ जाने से पहले कुछ सेकंड्स के लिए ही सही वो लोकी को उसके डैगर्स वापस देता है। ये लोकी का फेवरेट वेपन है, जो कि हमने कई बार उसे यूज करते हुए देखा है, बट हंटर B-15 उससे वो फिर छीन लेती है। फिर वो लोग किलर लोकी वेरिएंट को ढूंढने पहुंचते हैं 2050 में। यहाँ हरिकेन की वजह से जहाँ सब लोग भीग जाते हैं, लोकी अंदर पहुंचते ही अपना मैजिक यूज करके खुद को सुखा लेता है, या फिर वो ऐसे दिखाता है। हमने थॉर द डार्क वर्ल्ड में पहले भी उसे ऐसा करते हुए देखा है, यानी कि लोकी TVA के बाहर अपना मैजिक यूज कर सकता है, पर जैसे कि उसने मोबियस के साथ डिस्कस किया था, वो भाग के कहीं भी चला जाए TVA उसे पकड़ ही लेगा। हंटर B-15 के कहने पे वो 2 टीम्स में डिवाइड होते हैं। लोकी उसी के साथ वेयर हाउस में दूसरी तरफ निकल जाता है, जहां वो एक आदमी को शॉपिंग करते हुए देखते हैं। हंटर B-15 उसे टच करने से लोकी वेरिएंट की माइंड कंट्रोल पावर उसके अंदर आके उसका माइंड कंट्रोल करने लगती है। लेडी लोकी एक से दूसरे इंसान की बॉडी में शिफ्ट करते करते लोकी से बात करती है और उनके डिस्कशन में हमें ये पता चलता है कि लोकी उसके साथ मिलके TVA को खत्म करने का प्लान कर रहा है, या फिर शायद वो TVA के साथ पॉइंट्स बढ़ाने के चक्कर में अपने ही वेरिएंट को पकड़वाने के लिए ऐसे झूठ कह रहा है। लेडी लोकी खुद सामने आने से पहले अपने माइंड कंट्रोल वाले इंसान के थ्रू लोकी से फाइट करती है, जिसमें कि हमें थॉर रैग्नारॉक के सिमिलर एक एक्सप्रेशन मिलता है लोकी से। I have been falling for 30 minutes! एक्चुअल में किलर लोकी वेरिएंट मिनटमैन को मार के जो डिवाइसेस कलेक्ट कर रही थी, उन्हीं को लेके वो कुछ कनेक्शंस कर रही होती है, जिसके लिए वो इतना टाइम वेस्ट करती है। यहाँ मोबियस और बाकी मिनटमैन को हंटर C-20 मिलती है, जो कि उन्हें बताती है कि उसने किलर लोकी वेरिएंट को टाइम कीपर्स की लोकेशन बता दी है। और लोकी को फाइनली पता चलता है कि उसका किलर वेरिएंट एक्चुअल में लेडी लोकी है, और एपिसोड्स के क्रेडिट्स के हिसाब से इसका नाम सिल्वी है। लेडी लोकी के हेड गियर का एक हॉर्न टूटा हुआ है, जो कि कॉमिक्स के हिसाब से रिप्रेजेंट करता है 2014 की लोकी एजेंट्स ऑफ असगार्ड को, जिसमें कि लोकी का एक यंगर वर्जन उसके बुरे नाम को ठीक करने की कोशिश करता है। साथ ही वो जहाँ खड़ी है उसके पीछे टीवी की स्क्रीन में हमें वैसे ही नो सिग्नल देखने मिल रहा है, जैसे कि वांडा विजन में दिखाया गया था। लेडी लोकी एक ट्रिगर से सभी डिवाइसेस एक्टिवेट करती है और वो सभी डिवाइसेस टाइम डोर्स के थ्रू गायब हो जाते हैं।
ऐसा होते ही TVA के ऑफिस में स्क्रीन पे बहुत सारी ब्रांच टाइमलाइंस बनने लगती है, जिससे कि वहाँ अफरा तफरी मच जाती है और TVA के सारे एजेंट्स उन सभी लोकेशंस पे जहाँ ब्रांच टाइमलाइंस बन रही है जाने लगते हैं। ये सभी लोकेशंस एक एक करके TVA की स्क्रीन्स में हमें दिखती हैं, जिनमें से कि कुछ मेन लोकेशंस जो हमें पता है वो है नोवेयर जो हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में देखा है, निफ्लहाइम जहाँ पर ओडिन ने हेला को बैनिश किया था, वॉर्मीर जहाँ पर की सोल स्टोन है, असगार्ड जो कि थॉर के राजा बनने के 8 साल पहले का असगार्ड है, सकार जहाँ पे ग्रैंड मास्टर रूल करता है, ईगो जो कि स्टार लॉर्ड का फादर है और एक्चुअल में एक सेलेस्टियल प्लैनेट है, टाइटन जिस प्लैनेट पे थैनोस रहता है, हाला जो कि क्रीज का घर है, ज़ेंडार जो कि नोवा कॉर्प्स का प्लैनेट है और योतनहाइम जो कि फ्रॉस्ट जायंट का घर है जहाँ से एक्चुअल में लोकी बिलोंग करता है। यहाँ लेडी लोकी एक और टाइम डोर खोल के लोकी के सामने ही चली जाती है और मोबियस और बाकी एजेंट्स के पहुंचने से पहले ही लोकी भी उसके पीछे निकल जाता है, जहाँ पर होता है एपिसोड का एंड। इससे पहले कि हम ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस की बातें करें, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस एपिसोड में की पॉइंट्स क्या थे। सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात इस एपिसोड से ये रिवील हुई है कि सिल्वी एक विलन नहीं है और शायद टाइम कीपर्स ही मेन विलन्स हैं, जो बात मैं अपने पिछले कई वीडियोस में कहते आ रहा हूँ। लेकिन अब फाइनली ये रिवील हो गया है कि टाइम कीपर्स ने कैसे सभी वेरिएंट्स को पकड़ के उनके माइंड वाइप करके उन्हें TVA का एजेंट बनाया है, ना कि उन्हें खुद क्रिएट किया है। और एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि मेन टाइम कीपर कांग द कंकरर ही है और हो सकता है कि बाकी दो भी उसी के खुद के वेरिएंट्स हैं जो कि तीनों मिलके इस पूरे TVA को चला रहे हैं। सिवाय रेंसलेयर के शायद ही किसी और को उनके बारे में पता है और हो सकता है कि रेंसलेयर भी एक वेरिएंट ही हो जिसकी मेमोरीज वाइप करके उसे एक वफादार एम्प्लॉय के रूप में रखा गया है। कॉमिक्स के हिसाब से रेंसलेयर कांग की गर्लफ्रेंड रह चुकी है, तो हो सकता है कि जाने अनजाने में ही सही वो TVA की सच्चाई जानती है और कांग से जरूर मिली हुई है। और उससे बड़ी चीज इस एपिसोड की एंडिंग रिवील कर चुकी है सिल्वी के एंड प्लान को, जिसके बारे में मैं वीडियो में अभी आगे बात करूंगा। तो एपिसोड 3 शुरू होता है एक फ्लैशबैक सीन से, जिसमें कि लेडी लोकी और हंटर C-20 नॉर्मल ह्यूमंस की तरह किसी रेस्टोरेंट में बैठ के बातें कर रहे हैं, पर ये सब एक्चुअल में लेडी लोकी का एन्चेंटमेंट मैजिक है जो कि उसने यूज किया है रॉक्सकार्ड के उसी वेयर हाउस में जहाँ वो पिछले एपिसोड में थे। यहाँ जो बैकग्राउंड सॉन्ग चल रहा है वो सॉन्ग है सिंगर हेली कियोको का डीमंस, और जब हमें हंटर C-20 दिखती है तो बैकग्राउंड में लिरिक्स बजती है, प्लीज एक्सक्यूज मी आई हैव गॉट डीमंस इन माय हेड, जो कि हमें हिंट दे रहा है कि उसका माइंड कंट्रोल एक डीमन कर रहा है जो कि लेडी लोकी यानी कि सिल्वी है। ये सब वो हंटर C-20 से ये पता लगाने के लिए कर रही है कि टाइम कीपर्स कहाँ है और उन्हें कितने लोग गार्ड कर रहे हैं। रॉक्सकार्ड के वेयर हाउस में हमें फिर से दिखाया जाता है वो टीवी स्क्रीन जिसपे कि सिल्वी TVA के एजेंट्स को बाहर देखती है। एक छोटी सी डिटेल यहाँ देखने वाली है कि जो तूफान चल रहा होता है उसमें आते ही लोकी सबसे पहले दिखता है आसमान की तरफ, यानी कि एक छोटा सा कॉल बैक हो सकता है कि वो शायद अपने भाई थॉर को मिस कर रहा है और उम्मीद कर रहा है कि वो उसकी हेल्प के लिए आ जाए। बट TVA के बाकी मेंबर्स के वहां पहुंचने से पहले ही C-20 लेडी लोकी को ये बता देती है कि टाइम कीपर्स गोल्ड के एलिवेटर्स के पीछे हैं जो कि TVA ऑफिस में ही टॉप फ्लोर्स पे हैं। कट टू हम पहुंचते हैं करंट टाइम में जहां सिल्वी टाइम डोर ओपन करके जाती है TVA के ऑफिस में। वो मिनटमैन पे एन्चेंटमेंट यूज करने को ट्राई करती है, बट TVA में मैजिक ना चलने से उसे फाइनली उनसे फाइट करना पड़ता है। ये बात हमें एपिसोड 1 में ही रेंसलेयर ने बताई थी जब लोकी अपनी पावर्स यूज करने को ट्राई करता है। उसका पीछा करते हुए लोकी भी वहीं आ जाता है, बट सिल्वी के पीछे जाने से पहले वो उन लॉकर्स पे जाता है जहाँ उसके डैगर्स पड़े हैं और हमें एक कॉल बैक देखने को मिलता है थॉर रैग्नारॉक की तरह, जिसमें कि लोकी अपने डैगर्स उसी तरह से फ्लिप करता है। सिल्वी मिनटमैन को मार के उस गोल्ड के एलिवेटर तक पहुंच जाती है, बट तभी लोकी वहां आके उसे रोक देता है। वो लेडी लोकी को अपने साथ मिलके काम करने को बोलता है, बट वो अग्री ना करके उससे फाइट करने लगती है। यहाँ हमें लोकी के दोनों ही वेरिएंट्स की फाइटिंग स्किल का आइडिया लगता है, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है और होना भी चाहिए क्योंकि वो दोनों एक्चुअल में एक ही है। तभी रेंसलेयर कुछ और मिनटमैन के साथ वहां आ जाती है और लोकी खुद को और लेडी लोकी को बचाने के लिए उसके हाथ से TVA डिवाइस जिसका नाम है टेम्प पैड, जिसकी मदद से टाइम डोर कंट्रोल होता है, वो लेके वो एक टाइम डोर खोलता है जिससे कि वो पहुंच जाते हैं एक और एपोकैलिप्टिक इवेंट में। लेडी लोकी उससे वो डिवाइस छीन लेती है, बट उसकी बैटरी लो होने की वजह से वो उसे यूज नहीं कर पाती और लोकी अपनी टेलीपोर्टिंग पावर यूज करके उसके पीछे पहुंच के वो डिवाइस उससे फिर छीन लेता है। ये कॉलबैक है एवेंजर्स मूवी के उस सीन का जिसमें लोकी ने ऐसे ही पावर यूज करके शील्ड के एजेंट फिल कोल्सन को मारा था, शायद जिस वजह से मैं उससे इतना ज्यादा हेट करता था। बट ये तब की पुरानी बात है, अभी वाला लोकी टोटली चेंज्ड है। अब वो जिस प्लैनेट पे है वो एक क्री प्लैनेट लेमेंटिस 1 है और ये है साल 2077। अब लेमेंटिस 1 प्लैनेट कॉमिक्स के हिसाब से एनिलेशन कॉन्क्वेस्ट सीरीज में मेंशन हो चुका है, जिसमें कि हमें कसार और मून ड्रैगन की बहुत सारी स्टोरीज मिली हैं। कसार एक्चुअल में मार्वेल की बेटी है और मून ड्रैगन ड्रैक्स की बेटी।
तो मार्वल और ड्रैक्स एमसीयू में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उनके बच्चे नहीं। बट क्योंकि ये एक और एपोकलिप्टिक इवेंट है जहाँ पर कुछ ही देर में इस प्लेनेट का मून गिर के प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने वाला है, तो लोकी और सिल्वी एक डिसीजन पे आते हैं कि वो एक दूसरे से तब तक फाइट नहीं करेंगे जब तक कि वो यहाँ से सही सलामत बाहर ना निकल जाएं। और फाइनली हमें लेडी लोकी के मुंह से उसका नाम सुनने को मिलता है जो कि है सिल्वी, जिसके बारे में पूरी डिटेल्स में मैंने अपने पिछले वीडियो में बात की है। सिल्वी जो माइंड कंट्रोल वाला मैजिक यूज करती है उसे लोकी बार बार एज एन्चेंटमेंट के नाम से बुलाता है। कॉमिक्स के हिसाब से सिल्वी अर्थ की एक लड़की थी, सिल्वी लस्टन, जिसे कि लोकी ने अपनी पावर्स दी थी अर्थ पे तबाही मचाने के लिए, लेकिन आगे चल के वो और एक पावरफुल विलन बन गई एज एन्चेंट्रेस। जैसे कि मैंने अपने पिछले एपिसोड 2 के ब्रेकडाउन वीडियो में बात की थी कि वो बिना लोगों को छुए अपना एन्चेंटमेंट मैजिक यूज नहीं कर सकती, वही थ्योरी सिल्वी ने इस एपिसोड में कंफर्म भी कर दी। अब आगे वो प्लान करते हैं उस कंट्रोलर को चार्ज करने के लिए एक पावर सोर्स ढूंढने का, जिसके लिए वो पास के एक टाउन में पहुंचते हैं। यहाँ सिल्वी लोकी को उल्लू बना के उससे टेम्पर्ड डिवाइस छीनने की कोशिश करती है, बट लोकी उसे वो डिवाइस नहीं देता। आगे वो एक लेडी के घर पहुंचते हैं जिससे कि पहले सिल्वी अपने अग्रेसिव तरीके से और फिर लोकी मैजिकल तरीके से पावर सोर्स का पता लगाने की कोशिश करता है। जब लोकी अपनी मैजिकल शेप शिफ्टिंग एबिलिटी यूज करता है उस लेडी का हस्बैंड बनने के लिए, ऐसा उसने पहले भी बहुत बार किया है। इसका अच्छा एग्जांपल है थॉर द डार्क वर्ल्ड वाला कैप्टन अमेरिका, या फिर एपिसोड 1 में ही दिखाया गया एंड गेम वाला कैप्टन अमेरिका। बट उन दोनों की कोशिशें बेकार जाती है और वो लेडी उन्हें एक ब्लास्टर गन से शूट करती है। ये गन नोवा कॉर्प्स की गन से बहुत मैच करती है, तो हो सकता है कि ये प्लैनेट एक टाइम में नोवा कॉर्प्स के ही रूल प्लैनेट में से एक था। बट जब वो लोग शांति से उस लेडी से मदद मांगते हैं तो वो लेडी उनको बताती है कि सभी लोग एक ट्रेन के थ्रू जा रहे हैं एक आर्क यानी कि एक स्पेसशिप पे, जिससे कि वो इस प्लैनेट के बर्बाद होने से पहले ही बाहर निकल जाएं। यहाँ वो पहुंचते एक ट्रेन स्टेशन पे जहाँ पर कई लोग लाइन में खड़े हैं ट्रेन में चढ़ने के लिए, लेकिन गार्ड सिर्फ उन्हीं अमीर लोगों को जाने दे रहे हैं जिनके पास की टिकट्स हैं। ये एक तरह से वाइब देता है स्टॉर्म पियर्सर मूवी का, जिसमें की स्टोरी सिमिलर थी जैसा कि इस सीन में दिखाया गया है। स्टॉर्म पियर्सर मूवी में एक ऐसी ही ट्रेन है जो कि अर्थ पे बचे हुए आखिरी लोगों को लेके घूमती है, जिसमें कि सिर्फ अमीरों को ही अच्छी फैसिलिटीज और खाना मिलता है और गरीबों को कुत्तों की तरह एक डब्बे में रखा जाता है। इस सीन में जो ट्रेन के गार्ड्स की कॉस्ट्यूम भी है वो भी सिमिलर है स्टॉर्म पियर्सर के गार्ड्स की तरह ही। यहाँ लोकी अपनी शेप शिफ्टिंग एबिलिटी से एक गार्ड का रूप ले लेता है और सिल्वी अपनी एन्चेंटमेंट पावर की मदद से गार्ड्स को ट्रिक करके दोनों ट्रेन में घुस जाते हैं। अब जिन गार्ड्स को वो ट्रिक करते हैं उनके क्रेडिट्स में नाम है प्राइवेट हडसन और कॉर्पोरल हिग्स। ये एपिसोड में कहीं नहीं बोला जाता बट एक्चुअल में एक ईस्टर एग है 1986 की मूवी एलियंस का, जिसमें कि इसी नाम के 2 बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स मौजूद हैं। ट्रेन में चढ़ के लोकी सिल्वी को सीट एक्सचेंज करने को कहता है क्योंकि वो ट्रेन की उल्टी डायरेक्शन में बैठ के जाना नहीं चाहता। अगर आपने कभी ट्रेन में ट्रैवल किया है तो आपको भी याद होगा कि ये कितना ऑकवर्ड होता है, और मैं खुद बचपन में कभी भी ऐसे बैठने को रेडी नहीं होता था। तो ये एक तरह से बहुत फन मोमेंट था जानने का कि लोकी भी इस चीज से अफेक्ट होता है। फिर जब वो दोनों ट्रेन में फाइनली बैठ जाते हैं, वो एक दूसरे के बारे में और उनके पास के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें कि लोकी अपनी माँ फ्रेडा के बारे में बात करता है, जिसमें वो बताता है कि कैसे वो अपनी माँ के कितना क्लोज था, जिसने उसे मैजिक करना सिखाया, और वो सिल्वी को अपने हाथों से मैजिकल फायरवर्क्स करके भी दिखाता है। सिल्वी उसे बताती है कि उसे बचपन से ही ये पता था कि वो अडॉप्टेड है, पर उसकी माँ के बारे में उसे ज्यादा कुछ याद नहीं है। फिर जैसे ही शैंपेन सर्व होती है, सिल्वी मना कर देती है और लोकी कुछ ज्यादा ही पी लेता है। आगे उनका डिस्कशन होता है लव और हेट को लेके। लोकी के सिल्वी को पूछने पे कि ये जर्नी एंड होने पे शायद कोई उसका कहीं इंतजार कर रहा है, कि हाँ शायद एक पोस्टमैन उसका इंतजार कर रहा है। ये एक और ईस्टर एग हो सकता है स्टैन ली का। स्टैन ली हमेशा से मल्टीपल एमसीयू मूवीज में कैमियोज करते रहे हैं, स्पेशली कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में उन्होंने बकायदा एक पोस्टमैन का कैरेक्टर प्ले किया है। हो सकता है कि एक हिंट हो लेट ग्रेट स्टैन ली की तरफ। आगे यही सेम क्वेश्चन सिल्वी लोकी को पूछती है कि वो यहाँ से निकलने के बाद क्या कोई प्रिंसेस या प्रिंस उसका इंतजार कर रहा है। इस पे लोकी जवाब देता है अ बिट ऑफ बोथ, यानी कि शायद दोनों ही। यहाँ से हमें एक क्लियर कट बताया जा रहा है कि लोकी का कैरेक्टर एमसीयू का सबसे पहला बाइसेक्सुअल कैरेक्टर है। कॉमिक्स में लोकी को ऑलरेडी बाइसेक्सुअल दिखाया गया है, और आगे आने वाली मूवीज में थॉर लव एंड थंडर में वैल्करी का कैरेक्टर बाइसेक्सुअल या फिर गे दिखाया जाने वाला था। लेकिन एमसीयू ने अभी से ही लोकी की बाइसेक्सुअलिटी दिखा के एक तरह से ये प्रूव कर दिया है कि वो हर एक कम्युनिटी की सेक्सुअलिटी की रिस्पेक्ट करती है, जैसा कि हम बाकी सभी इंसानों को भी करना चाहिए। कुछ देर बाद ट्रेन में सिल्वी की आंख लग जाती है और वो जब उठ के देखती है तो लोकी ने ड्रिंक्स कर ली होती है और वो बाकी सभी लोगों के साथ गाने गा रहा होता है। जो गाना लोकी गा रहा है वो है लैटिन लैंग्वेज और अस्गार्डियन लैंग्वेज का मिक्सचर। इससे पहले हमने वांडा विजन में वांडा को भी उसकी नेटिव लैंग्वेज सोकोवियन में गाना गाते देखा है। और इसके अलावा एक और ईस्टर एग ये है कि टॉम हिडलस्टन को लैटिन लैंग्वेज सच में बोलनी आती है। यही गाना गाते हुए लोकी और ड्रिंक्स मांगने के लिए अपना ग्लास जमीन पे फोड़ता है। ये ऑब्वियसली अस्गार्डियन ट्रेडिशन है जो कि हमने थॉर मूवी में थॉर को भी करते हुए देखा है।
लोकी को होश ना रहने से उसकी गार्ड वाली यूनिफॉर्म भी नॉर्मल कपड़ों में चेंज हो गई होती है और गार्ड्स वहां आके उनसे टिकट मांगने लगते हैं। वो दोनों मिलके गार्ड्स से फाइट करते हैं। इस फाइट सीन में सिल्वी अपना हेलमेट यूज करती है एक वेपन की तरह, जो कि हमने लोकी को भी करते हुए देखा है थॉर रैग्नारॉक में। और क्योंकि लोकी शैंपेन के नशे में होता है, वो अच्छे से फाइट नहीं कर पाता और 2 गार्ड्स मिलकर उसे ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। यहाँ जब लोकी बाहर गिरता है तो हमें उससे फिर से वही एक्सप्रेशन देखने मिलते हैं जैसे कि एपिसोड 2 में और थॉर रैग्नारॉक की स्टार्टिंग में देखने मिले थे। अब क्योंकि TVA वाला डिवाइस टेम्प पैड लोकी के पास होता है, इसलिए सिल्वी भी उसके पीछे ट्रेन से कूद जाती है। सिल्वी गुस्से में लोकी से टेम्प पैड डिवाइस मांगती है, बट लोकी उसे दिखाता है कि गिरने की वजह से वो डिवाइस डैमेज हो गया है और अब उनके पास टाइम ट्रेवल करने का कोई और रास्ता नहीं बचा है। बट मुझे लगता है कि लोकी ने जानबूझ के उसे ऐसा दिखाया है कि टेम्प पैड डैमेज है। वो जानता है कि जितनी जल्दी वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे, उतनी जल्दी सिल्वी उससे दूर चली जाएगी। वो एक्चुअल में अपने इस वेरिएंट के बारे में और ज्यादा जानना चाहता है। यही रीजन है कि वो शायद टेम्प पैड डिवाइस खराब होने को फेक करता है अपने इल्यूजन मैजिक को यूज करके, और ओरिजिनल वर्किंग टेम्प पैड शायद अभी भी उसी के पास है। जब सिल्वी देखती है कि टेम्प पैड डैमेज हो गया है, वो गुस्सा होकर एक पावर रिलीज करती है, जो कि एक तरह से उसके गुस्सा दिखाने का तरीका है। इसके बाद वो जाके एक पत्थर पे बैठती है, जहाँ लोकी उससे डिस्कस करने को ट्राई करता है कि अब उनका लास्ट ऑप्शन क्या है यहाँ से बाहर निकलने का। सिल्वी, जिसे कि इस अपोकलिप्टिक इवेंट के बारे में पता है, वो लोकी को बताती है कि जिस आर्क के लिए वो ट्रेन जा रही है, वो आर्क यानी कि वो स्पेसशिप कभी टेक ऑफ ही नहीं कर पाएगी और इसलिए अब वो लोग यहीं खत्म हो जाएंगे बाकी सभी लोगों के साथ। ये कहने के बाद सिल्वी कैमरा की तरफ एक लुक देती है और मुझे पता नहीं कि आपने ये नोटिस किया है कि नहीं, बट ये लुक कोई एक्सीडेंटल नहीं लग रहा था। इसमें जरूर कुछ ना कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात छिपी हुई है। ऐसा लगता है कि वो किसी को देख रही है, शायद इन सभी इवेंट्स को बाहर से देखते हुए, शायद इस रियलिटी के बाहर से देखते हुए, जैसे कि हमें वांडाविजन में एपिसोड 7 में दिखाया गया था कैरेक्टर्स को फोर्थ वॉल ब्रेक करते हुए सीधे कैमरास में देख के बात करते हुए, बट वो डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से था। लेकिन ये शायद कुछ और ही है। शायद वो इस दुनिया से बाहर किसी को इशारा कर रही है या पूछ रही है कि क्या वो लोग सच में अब मरने वाले हैं। लिटरली बताऊं तो जब मैंने वीडियो रिवाइंड करके फिर से देखा तो ये लुक देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अब देखो, शायद ये सिंपली कुछ नहीं हो सकता, या फिर हो सकता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी थ्योरी हो जो कि आने वाले एपिसोड्स में हमें पता चलेगी। फिर आगे वो दोनों पैदल ही आर्क की तरफ जाने लगते हैं। इस दौरान उनका डिस्कशन होता है जिसमें कि सिल्वी लोकी को बताती है कि उसका एन्चेंटमेंट मैजिक कैसे काम करता है। वो बताती है कि लोगों को कंट्रोल करने के लिए उसे मेमोरीज में घुस के उनको कंट्रोल करना पड़ता है और कुछ स्ट्रॉन्ग माइंड्स उसे ऐसा करने से रोकते हैं। जैसे कि हंटर C-20 की मेमोरीज इतनी मेस्ड अप थी कि उसे उसके बहुत पुरानी मेमोरीज ढूंढ के निकालनी पड़ी जब वो एक नॉर्मल ह्यूमन थी और TVA के लिए काम नहीं कर रही थी। इस पे लोकी चौंक जाता है और उसे पूछता है कि TVA के बताए अनुसार वहाँ के सभी वर्कर्स को तो TVA ने खुद क्रिएट किया है, बट सिल्वी उसे समझाती है कि ये सच नहीं है और TVA में काम करने वाले सभी लोग उन दोनों की ही तरह किसी न किसी के वेरिएंट्स हैं जिनकी मेमोरी TVA ने वाइप कर दी है। इससे लोकी को रियलाइज होता है कि TVA में जैसे बताया जा रहा है वैसा सच नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि TVA के मेंबर्स को ही ये सच्चाई पता नहीं है। वो लोग फाइनली उस जगह पहुंचते हैं जहां से वो आर्क टेक ऑफ करने वाली होती है और वो उसमें घुसने के लिए हर तरह से कोशिश करते हैं। एक पूरा सीन इस तरह से शूट किया गया है जिससे कि लगता है ये अनकट एक ही शॉट में शूट हुआ है। इनमें से एक सीन में हमें दिखता है कि लोकी और सिल्वी के ऊपर एक पिलर टूट के गिर रहा है, जिसे कि लोकी अपनी टेलीकिनेसिस पावर यूज करके वापस भेज देता है। अब इंटरनेट की एक थ्योरी के हिसाब से ये हो सकता है कि लोकी ने फर्स्ट एपिसोड में केसी के ड्रॉअर से एक टाइम स्टोन चोरी कर लिया था, जिससे कि वो इस पिलर को गिरने से रोक पाया, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। अगर उसके पास टाइम स्टोन होता तो वो बहुत पहले ही उसे यूज करता जब वो जस्ट इस प्लेनेट पर पहुंचे थे। आगे कुछ देर गार्ड से फाइट करने में निकल जाने से वो आर्क में घुस ही नहीं पाते और तब तक एक मीटियोर के गिरने से आर्क डिस्ट्रॉय हो जाती है। सिल्वी दुखी होकर वहां से निकल जाती है और लोकी अब वेट करने लगता है प्लेनेट के डिस्ट्रॉय होने का। इस सीन में फिर से एक बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है जो कि है 1957 का एक कंट्री म्यूजिक डार्क मून, जिसकी सिंगर थी बॉनी गिटार। और फाइनली एपिसोड यहीं खत्म होता है। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं लोकी के एपिसोड 4 द नेक्सस इवेंट के की पॉइंट्स की। इस एपिसोड में जहां फाइनली टाइम कीपर्स एक्सपोज हुए, वहीं हमें ये भी पता चल गया कि वो नकली एंड्रॉइड्स हैं। मतलब कि जो सबसे बड़ा सरप्राइज होना चाहिए था वो निकला फुस और एपिसोड का मेन क्रेडिट ले गया लोकी और सिल्वी का रोमांटिक एंगल, जो कि रीजन भी बना इस एपिसोड का ये नाम द नेक्सस इवेंट रखने का। यानी कि ये कंफर्म कर दिया गया है कि अगर लोकी और सिल्वी साथ में मिलकर TVA के अगेंस्ट जाते हैं तो गारंटीड TVA को खत्म कर सकते हैं। बट मोबियस के बाद लोकी के प्रूव होने से जहां ये चांसेस ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे, इस सीरीज के सबसे पहले एंड क्रेडिट सीन से वो चांसेस वापस उतने ही स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। एंड क्रेडिट सीन में हमें देखने को मिले लोकी के 4 वेरिएंट्स, और हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड में हमें कई और वेरिएंट्स की पूरी आर्मी देखने मिले। शायद किसी ने ऐसा बोला था कि इस सीरीज में लोकी के बहुत सारे वेरिएंट्स की आर्मी हो सकती है। किसने बोला था? या फिर ये भी हो सकता है कि लेडी लोकी इन सभी लोकी के वेरिएंट्स को इकट्ठा करके एक आर्मी बना रही है। मतलब कुछ भी पॉसिबल है। हाँ, मैं नहीं बोला था।
जहाँ तक बात आती है मेरी कांग द कंकरर थ्योरी की, मैं अभी भी उसी बात पे टिका हूँ और मोस्ट प्रॉब्ली हमें सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के एंड में कांग जरूर देखने मिल सकता है। तो ये तो था एपिसोड के की पॉइंट्स। अब चलते हैं वीडियो में मेरे फेवरेट पार्ट पे, यानी कि सभी ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस की तरफ। तो एपिसोड शुरू होता है रेंसलेयर के एक फ्लैशबैक सीन से, जिसमें कि वो असगार्ड जाती है एक यंग सिल्वी को पकड़ने। तो हमें सबसे पहले देखने मिलता है असगार्ड। थॉर की सभी मूवीज में असगार्ड को हमेशा रेनबो ब्रिज के एंगल से ही दिखाया गया है, लेकिन इस एपिसोड में पहली बार हमें असगार्ड दिखाया जाता है पहाड़ों के एंगल से, यानी कि पिछली तरफ से। यहाँ सिल्वी कमरे में जिन टॉयज के साथ खेल रही है उनमें से एक है यूनिकॉर्न पे सवार वैल्करी और दूसरा है एक ड्रैगन। जहाँ पर ऐसा ड्रैगन हमें थॉर के फर्स्ट पार्ट में देखने मिला है, वहीं पर वैल्करी को हमने पहली बार देखा है थॉर रैग्नारॉक मूवी में। साथ ही में जो नीचे रखे हुए खिलौने हैं उनमें से एक है वुल्फ, जो कि दिखता है एक जायंट वुल्फ फेनरिस की तरह। और जो शिप वहाँ रखी है वो भी थॉर द डार्क वर्ल्ड में दिखाई गई असगार्डियन शिप जैसी ही है। जब वो लोग TVA के ऑफिस में वापस आते हैं तो वहाँ हमें रेंसलेयर का हंटर नंबर देखने को मिलता है, जो कि है 823। अब ये एक और ईस्टर एग है मार्वल कॉमिक्स का, जिसमें कि अवेंजर्स के नंबर 23 एडिशन में हमें रेवोना रेंसलेयर पहली बार देखने को मिली थी। रेंसलेयर सिल्वी को जज के सामने लाती है और सिल्वी रेंसलेयर को किक करके चालाकी से उसका टेम्पैड चुरा लेती है। स्लो मोशन में हम उसे ऐसा करते हुए देख सकते हैं। ये ठीक उसी तरह से दिखाया गया है जैसे कि फर्स्ट एपिसोड में लोकी मोबियस से उसका टेम्पैड चुराता है। फिर सिल्वी टाइम डोर खुल के उनके सामने ही भाग जाती है। अब आगे हम प्रेजेंट में हैं और रेंसलेयर अकेले टाइम कीपर से मिलने जाती है। यहाँ हमें थोड़ी सी डार्क लाइट की सेटिंग में टाइम कीपर्स की एक झलक दिखाई जाती है, जो कि एपिसोड के एंड में पूरी तरह से एक्सपोज होंगे। जब रेंसलेयर वापस आती है तो वो मोबियस को बताती है कि टाइम कीपर उनसे गुस्सा है क्योंकि वो लोकी के दो वेरिएंट्स अब खुले में घूम रहे हैं और अगर वो वेरिएंट टाइम कीपर तक पहुंच जाते तो शायद सेक्रेट टाइमलाइन बर्बाद हो जाती। मोबियस रेंसलेयर से हंटर C20 के बारे में पूछता है ताकि वो उससे सिल्वी के बारे में और पता कर पाए, बट रेंसलेयर उसे ऐसा करने से रोकती है, ये कह के कि सिल्वी के माइंड कंट्रोल की वजह से C20 पागल हो गई है और कुछ भी बड़बड़ा रही है, जबकि एक्चुअल में उसे सब कुछ याद आ गया होता है और वो बाकी सभी TV एजेंट्स को सच ना बता दे। इस चक्कर में वो एजेंट C20 को प्रून कर चुके हैं। अब ये वर्ड प्रून बार बार यूज होने वाला है, तो इसका मतलब है कि जब ये डिवाइस किसी वेरिएंट को टच करता है तो वो इस टाइमलाइन से हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है। बट इस एपिसोड के एंड में हमें ये पता चलने वाला है कि शायद ऐसा नहीं होता, बट हाँ, प्रून का मतलब है डिलीट होना। फिर जब मोबियस C20 को लेकर रेंसलेयर के पीछे ही पड़ जाता है तो वो उसे बताती है कि C20 मर चुकी है और वो उसे ये बात TVA में किसी को भी बताने से मना करती है। फिर वो मोबियस को उन दोनों वेरिएंट्स को जल्द से जल्द ढूंढने को कह के निकल जाती है। यहाँ लेमेंटिस 1 प्लेनेट पे वो टाउन जहाँ पर आर्क थी डिस्ट्रॉय हो चुका है और सिल्वी हमें दिखती है उस स्टोन पे बैठी हुई जो कि ट्रेलर्स में हमें दिखा था। और सिल्वी शायद इस जगह पे इसलिए बैठी है क्योंकि उसे इस एपोकलिप्टिक इवेंट के बारे में पता है और हो सकता है कि वो ये जानती है कि ये जगह इस प्लेनेट पे सबसे एंड में खत्म होगी। लोकी सिल्वी के साथ आके बैठ जाता है और प्लेनेट के खत्म होने का वेट करने लगता है। सिल्वी लोकी को अपने पास्ट के बारे में बताती है, जिसमें कि वो कहती है कि उसे असगार्ड के बारे में थोड़ा बहुत ही याद है क्योंकि TVA उसे बचपन में ही उठा के ले गया था, ये कह के कि वो एक वेरिएंट है और तब से वो TVA से बच के भाग रही है। हर जगह जहाँ भी वो गई है वहाँ एक नेक्सस इवेंट क्रिएट हुआ है क्योंकि TVA के हिसाब से वो एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए। नेक्सस इवेंट्स के बारे में हमें इस एपिसोड में और थोड़ा बहुत समझने को मिलेगा, लेकिन मैं एक सेपरेट वीडियो में नेक्सस इवेंट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। वो लोकी को आगे ये बताती है कि फाइनली उसने ये ट्रिक लगाई थी कि वो ऐसे ही एपोकलिप्टिक इवेंट्स में रह के छुप सकती है। उसने न जाने कितनी बार ऐसे कई प्लैनेट्स और जनरेशंस को खत्म होते हुए देखा है और अब फाइनली वो खुद भी ऐसे ही मरने वाली है। यहाँ TVA के ऑफिस में सभी लोकी और सिल्वी को ट्रैक करने में लगे होते हैं। TVA के एनालिस्ट ने सभी नेक्सस इवेंट्स को बारीकी से ट्रैक करके रखा है जो कि हमें स्क्रीन्स पे दिखते भी हैं। इन्हीं में एक नाम है मोरैग। मोरैग वही प्लैनेट है जहां गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में पहले पीटर क्विल और फिर अवेंजर्स एंड गेम में रोडी और नेबुला पावर स्टोन लेने जाते हैं। कॉमिक्स के हिसाब से मोरैग प्लैनेट ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तबाह होकर खत्म हो गया था, तो हो सकता है कि TVA उसी एपोकलिप्टिक इवेंट को ट्रैक कर रहा है जब ये हुआ था। यहीं पे मोबियस हंटर B15 से मिलता है और B15 उसे हंटर C20 के बारे में पूछती है, बट मोबियस उससे कहता है कि उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ लेमेंटिस 1 पे अब अपने आखिरी मोमेंट्स में बात करते हुए सिल्वी लोकी से पूछती है कि क्या लोकी का डेस्टिनी सिर्फ हारना ही है। इसके जवाब में लोकी कहता है कि नहीं, हम शायद हार जाएं, कभी कभी दर्द के साथ, लेकिन हम सरवाइव कर ही लेते हैं। ये एक तरह से उसका इशारा है उसकी सारी डेथ्स की तरफ जो कि हमने थॉर पार्ट 1 से लेके एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर्स तक देखी है।
यानी कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से पहले उसकी सारी डेथ्स एक नाटक था, लेकिन जब एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में वो सच में मर गया तो फिर से वो एक वेरिएंट बन के वापस आ गया और यहाँ आके उसे पता चला कि उसके जैसा एक और वेरिएंट एग्जिस्ट करता है और इस एपिसोड के एंड में उसे ये पता चलेगा कि उसके जैसे कई वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं। इन्हीं बातों के बीच में सिल्वी लोकी के हाथ पे हाथ रखती है, जिससे कि टीवी ऑफिस में एक न्यू नेक्सस इवेंट क्रिएट होने लगता है लेमेंटिस प्लैनेट पे, जो कि उनके एनालिस्ट के हिसाब से पहले कभी नहीं हुआ। और ये नेक्सस इवेंट बाकी इवेंट्स के मुकाबले बहुत स्पीड से ऑलमोस्ट एक वर्टिकल लाइन बनाने लगता है। इससे पहले हमने एपिसोड 2 में ये देखा था कि किसी भी एपोकलिप्टिक इवेंट में अगर कोई वेरिएंट कुछ चेंजेस करता भी है, जैसा कि लोकी ने 79 AD में जाके किया था, तो उससे TVA वालों को कोई भनक नहीं लगती। बट अब लेमेंटिस प्लैनेट के इस एपोकलिप्टिक इवेंट के लास्ट बचे हुए कुछ सेकंड्स में एक नेक्सस इवेंट क्रिएट होकर न्यू ब्रांच रियलिटी बनने लगती है, जो कि बहुत ही स्ट्रेंज है। लोकी और सिल्वी इस फीलिंग से गुजरते हुए अपनी मौत अपने सामने देख रहे होते हैं, तभी उनके पीछे टाइम डोर्स खुलते हैं और प्लैनेट बर्बाद होने से पहले ही टीवी एजेंट्स आके उन्हें वापस ले जाते हैं। अब ये जो मिनटमैन उन्हें वापस लेके जा रहे हैं, उनमें से एक का हेडगियर कॉमिक्स के टीवी एजेंट से बहुत मिलता है। अब यहाँ पर सिल्वी और लोकी को अलग अलग टाइम थिएटर्स में कैद करके रखा जाता है। टाइम थिएटर्स वही इंटरोगेशन रूम्स हैं। अब सिल्वी को भेजा जाता है टाइम थिएटर 47 में और लोकी को टाइम थिएटर 25 में। अब ये एक और ईस्टर एग हो सकता है मार्वल कॉमिक्स से। 1977 की कॉमिक्स व्हाट इफ के इशू 47 में हमें ऐसी स्टोरी मिली थी जिसमें कि दिखाया गया था कि क्या होता है अगर थॉर का हैमर लोकी को मिल जाता। व्हाट इफ सीरीज डिज्नी प्लस का एक शो अगस्त में रिलीज होने वाला है, बट उसमें ये वाली स्टोरी शायद नहीं दिखाई जाएगी। लेकिन इसी एपिसोड के एंड क्रेडिट्स में हमें लोकी के एक वेरिएंट को हैमर के साथ दिखाया गया है, तो हो सकता है कि ये एक हिडन रेफरेंस हो सकता है उसी चीज का। इसके अलावा लोकी का टाइम थिएटर नंबर 25 हमें 1952 की कॉमिक्स जर्नी इनटू मिस्ट्री के इशू 25 का रेफरेंस है, जिसकी की स्टोरी कुछ ऐसी ही थी जिसमें एलियंस एक आदमी को किडनैप कर लेते हैं और बाद में उसकी मेमोरीज इरेज कर देते हैं ताकि वो पूरी दुनिया को उनके बारे में कुछ ना बता पाए। तो ये शायद एक तरह से हिंट है कि कैसे TVA भी वही कर रहा है और वो एलियन शायद कोई और नहीं कांग ही है। अब मोबियस लोकी के सेल में जाता है और उसे दोस्त होते हुए धोखा देने पे उससे गुस्सा होता है। लोकी उसे बताने की कोशिश करता है कि TVA उससे झूठ बोल रहे हैं, बट मोबियस उसे एक न्यू रेड कलर के टाइम डोर से एक टाइम प्रिजन में भेज देता है। अब ये शायद लोकी की मेमोरी का वो हिस्सा है जहां असगार्ड में उसने लेडी सिफ के साथ एक शैतानी करते वक्त उसके बाल काट दिए थे। अब यहाँ पर तीन ईस्टर एग्स हैं। एक तो कि यहाँ हमें मूवीज में थॉर द डार्क वर्ल्ड के बाद लेडी सिफ पहली बार देखने को मिलती है। वैसे लेडी सिफ एजेंट्स ऑफ शील्ड के शो में भी दिख चुकी है, बट MCU की मूवीज खुद को उस सीरीज से जोड़ने से मुकर चुके हैं। दूसरा ईस्टर एग है कि जैसा मैंने अपने लेडी लोकी के वीडियो में बताया था, जो कि आप राइट साइड में कार्ड्स पे क्लिक करके देख सकते हैं, कॉमिक्स में जब एक मोमेंट पे असगार्ड बर्बाद हो जाता है तो सभी असगार्डियंस की सोल्स अर्थ पे नई बॉडीज में आती हैं, बट लोकी चालाकी से लेडी सिफ के लिए जो बॉडी थी उसमें घुस के लेडी लोकी बन जाता है। तो एक तरह से ये एक ईस्टर एग हो सकता है लेडी सिफ को इस शो में दिखाने का। और तीसरा ईस्टर एग है कि कॉमिक्स में लोकी ने सच में कई बार लेडी सिफ के बाल काटे हैं उसके सोते हुए, तो ये चीज उसी का रेफरेंस हो सकती है। अब इस एरिया में लेडी सिर्फ आके उसे थप्पड़ मारती है और उसे ऐसा करने की वजह से कुछ गालियां देती है। फिर वो उसे वहां किक करती है जहां शायद ही किसी लड़के को किया जाना चाहिए, बट लोकी लड़का नहीं है, गॉड ऑफ मिस्चिफ है, इससे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना, फर्क पड़ता है। ये भी एवेंजर्स एंड गेम के एक सीन की तरह ही दिखाया गया है जिसमें कि पीटर क्विल के साथ सेम ट्रीटमेंट होती है। फिर लेडी सिर्फ वहां से निकल जाती है, लेकिन अब यही सब बार बार रिपीट होने लगता है, जिससे कि लोकी को पता चलता है कि वो एक टाइम लूप में फंसा है और ये जो भी हो रहा है वो एक तरह से उसकी पनिशमेंट है। यहाँ मोबियस सिल्वी के टाइम थिएटर के बाहर हंटर B-15 से मिलता है और वो उससे लोकी के बारे में पूछती है, बट मोबियस उसे मजाक बनाते हुए ये बताता है कि लोकी कह रहा था कि TVA एक झूठ है और कैसे उन लोगों ने क्रीज, टाइटन्स और वैम्पायर्स से तो डील किया, लेकिन 2 ऑर्फन डेमिगॉड्स उनके लिए इतनी मुश्किल बने हुए हैं। ये एक हिडन ईस्टर एग हो सकता है आने वाली मूवी ब्लेड का। अभी तक हमने MCU में क्रीज को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और कैप्टन मार्वल मूवी में देखा हुआ है। टाइटन्स में थैनोस को MCU का कौन सा फैन नहीं जानता, लेकिन वैम्पायर्स अभी तक MCU में इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं। जहां नेक्स्ट ईयर रिलीज होने वाली मॉर्बियस मूवी वैम्पायर्स पे बेस्ड है, पर वो मार्वल प्रोडक्शन की होते हुए उसका MCU से फिलहाल कुछ लेना देना नहीं है। बट MCU का ओरिजिनल वैम्पायर ब्लेड ऑलरेडी MCU में आने को रेडी है, जो कि 2019 की कॉमिक कॉन में ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। तो ये एक तरह से रेफरेंस है इस बात का कि वैम्पायर्स MCU में एग्जिस्ट करते हैं, बट हमें दिखाए नहीं गए। और मोबियस का ये डायलॉग एक तरह से मैच करता है द फाल्कन एंड विंटर सोल्जर में सैम विल्सन की थ्योरी से। What big three? The big three. What big three? Androids, aliens, and wizards. जो कि उसके हिसाब से है एंड्रॉइड्स, एलियंस और विजर्ड्स।
और इस एपिसोड के एंड में हमें पता चलेगा कि टाइम कीपर्स फेक है और एक्चुअल में वो एंड्रॉइड्स हैं। अब जब हंटर B15 ये सुनती है कि TVA एक झूठी दुनिया है तो वो इस बात से थोड़ा अफेक्ट होती है और हमें दिखाया गया है कि वो इस बात के बारे में सोच रही है और ऐसा होना भी चाहिए। TVA के सिर्फ 2 हंटर सिल्वी के एन्चेंटमेंट के अंडर आते हैं, जिनमें से एक C20 ऑलरेडी प्रून कर दी गई है, लेकिन हंटर B15 के बारे में उन्हें पता ही नहीं है। अब क्योंकि हंटर B15 को भी धीरे धीरे अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ रही है, वो TVA को लेके सोचने जरूर लगी है। अब मोबियस टाइम प्रिजन में वापस जाके लोकी को लेके आते हैं इंटेरोगेशन के लिए। वो लोकी से वही सवाल फिर से पूछता है कि क्या वो सिल्वी से मिला हुआ है और उन्होंने लेमेंटिस प्लैनेट पे इतना खतरनाक नेक्सस इवेंट कैसे क्रिएट किया। बट लोकी उसे सच नहीं बताना चाहता क्योंकि उसे पता है कि मोबियस अब उस पर विश्वास नहीं करता। पर जब मोबियस उसे टाइम प्रिजन में वापस भेजने लगता है तो लोकी उसे झूठी मूठी कहानी बना के बताने लगता है। वो उसे बताता है कि उसने सिल्वी के साथ ये प्लान कई साल पहले किया था और कुछ बहुत ही बड़ी गड़बड़ होने वाली है TVA में, जिसके बाद कि वो सिल्वी को खुद ही खत्म कर देगा। मोबियस उसका झूठ पकड़ लेता है और उसे खुद झूठ बताने लगता है कि उन्होंने सिल्वी को तो ऑलरेडी प्रून कर दिया है। जब लोकी इस बात से शॉक में चला जाता है तो मोबियस उसे सच बताता है कि सिल्वी जिंदा है और लोकी खुद अपने ही वेरिएंट सिल्वी से प्यार करने लगा है। इसी वजह से शायद उस प्लैनेट पे नेक्सस इवेंट ट्रिगर हुआ था। फिर मोबियस लोकी को फिर से टाइम प्रिजन में डालने के लिए कहता है और जाते जाते लोकी उसे सच बता देता है कि TVA में कैसे सब कुछ इंक्लूडिंग मोबियस एक वेरिएंट है और टाइम कीपर्स ने उन्हें नहीं बनाया है। वो सभी अपने अपने टाइमलाइन से किडनैप हुए हैं और उनकी मेमोरीज मिटा के उन्हें यहाँ का वर्कर बनाया गया है और ये बात वो प्रूव भी कर सकता है, बट मोबियस इस बात को नहीं सुनता और उसे टाइम प्रिजन में भेज देता है। अब मोबियस रेंसलेयर के ऑफिस में आता है और पेपर वर्क साइन करके इन दोनों वेरिएंट्स के केस क्लोज करता है। यहाँ साइन करने के बाद वो उस पेन को फिर से देखता है। अब शायद ये हो सकता है कि ये पेन मोबियस का ही है जो कि उसके साथ उस टाइम से आया है जब उसे TVA ने एज अ वेरिएंट किडनैप किया था। यही रीजन है कि उसे इन सब चीजों के बारे में कुछ कुछ याद आता रहता है। यहाँ वो फिर से रेंसलेयर को पूछता है हंटर C20 के बारे में, जिस बात को रेंसलेयर फिर घुमा फिरा के सीधे सीधे नहीं बताती। इसी वजह से मोबियस को उस पर शक होता है और जब रेंसलेयर सिल्वी की सॉर्ड अपनी शेल्फ पे रखने जाती है तो वो चुपचाप रेंसलेयर का टैम्पैड डिवाइस अपने डिवाइस से रिप्लेस करके वहां से निकल जाता है। यहाँ पर हंटर B15 सिल्वी के टाइम थिएटर में आती है और एक टाइम डोर खोल के उसे अपने साथ आने को कहती है। वो दोनों वापस पहुंचते हैं रॉक्सकार्ट में उसी एपोकलिप्टिक इवेंट पे जहाँ पर पहली बार हंटर B15 उसके कांटेक्ट में आई होती है। वो उससे सच पूछती है और सिल्वी उसे सब कुछ बता देती है। सिल्वी अपने एन्चेंटमेंट मैजिक से उसे उसका ओरिजिनल पास्ट दिखाती है और हंटर B15 इशारा करती है कि वो उनकी मदद करेगी। वहीं मोबियस रेंसलेयर के डिवाइस को यूज करता है चेक करने को उसकी रिकॉर्डिंग्स। इन रिकॉर्डिंग्स में जो हंटर C20 की केस फाइल है उसकी डेट देखने मिलती है 15 मार्च 2050, जो कि रॉक्सकार्ट का ही टाइम है। इसमें वो C20 का इंटेरोगेशन इंटरव्यू देखता है जिसमें कि C20 बोल रही होती है कि कैसे उसे सब कुछ याद है और वो सच में एक वेरिएंट है, जैसे कि बाकी सभी TVA वर्कर्स भी वेरिएंट्स हैं। वीडियो पॉज होने से ठीक पहले मोबियस रेंसलेयर की शक्ल वीडियो में देख लेता है, जिससे कि उसे कंफर्म हो जाता है कि रेंसलेयर ही C20 को प्रून करने के पीछे है और लोकी और सिल्वी शायद सच बोल रहे हैं। ये वीडियो देखने के बाद मोबियस वापस आता है टाइम प्रिजन में, जहां वो लोकी को ये समझाता है कि उन दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, शायद इसी वजह से वो और सिल्वी मिलके TVA को खत्म कर सकते हैं। जैसे वो दोनों टाइम प्रिजन से बाहर आते हैं, रेंसलेयर और कुछ मिनटमैन उसका इंतजार कर रहे होते हैं। रेंसलेयर मोबियस से उसका टेम्पैड लेने के बाद उसे प्रून करवा देती है। यहाँ रेंसलेयर के एक्सप्रेशन देखने से ये पता चलता है कि वो ऐसा करवाने से खुश नहीं है और वो शायद मोबियस को सच में पसंद करती है, बट क्योंकि उसका कुछ बहुत बड़ा गोल है जो कि हमें फ्यूचर एपिसोड्स में रिवील होगा, उसे जबरदस्ती ऐसा करना पड़ रहा है। साथ ही लोकी को रोते हुए देख के ये भी रियलाइज होता है कि वो सच में मोबियस को एज अ फ्रेंड मान रहा था और उसके सामने ऐसा होने से अब वो बहुत ज्यादा दुखी भी है। लेकिन क्योंकि अभी हम लोग जानते हैं कि मोबियस एक वेरिएंट है तो वो हमें फिर से सीरीज एंड होने से पहले जरूर देखने मिलेगा। फिर रेंसलेयर सिल्वी के टाइम थिएटर में जाती है, जहां सिल्वी को भीगा हुआ देख के उसे अंदाजा लग जाता है कि वो टाइम डोर के थ्रू कहीं जाके आई है। रेंसलेयर पता करती है कि लास्ट सिल्वी के साथ कौन इंटरोगेशन कर रहा था और क्योंकि वो हंटर B15 थी इसलिए रेंसलेयर हंटर B15 को देखते ही पकड़ने का ऑर्डर दे देती है। फिर वो अकेले ही लोकी और सिल्वी को लेके उस गोल्डन एलिवेटर से जाती है टाइम कीपर्स वाले फ्लोर पे। जब वो लोग इस जगह एंटर करते हैं तो हमें आसपास का एरिया देखने को मिलता है जो कि मैच करता है एक पैराडॉक्स डिजाइन कंसेप्ट पेनरोज स्टेप्स से। ये स्टेयर्स का डिजाइन 90 डिग्री टर्न के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है कि जिसमें एक इंसान जितना मर्जी चल ले वो एक लूप में ही चलता जाएगा, जो कि TVA के टाइम लूप्स की थ्योरी का रेफरेंस भी हो सकता है। यहाँ हमें फाइनली देखने मिलते हैं तीनों टाइम कीपर जो कि काफी ऊपर 3 चेयर्स पे बैठे हैं। इनके फेस बिल्कुल उन टाइम कीपर्स के स्टैचूज के जैसे ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये मैच करते हैं कॉमिक्स के टाइम कीपर्स से।
फिर वो दो वेरिएंट से पूछते हैं कि प्रून होने से पहले क्या वो कुछ कहना चाहते हैं। इस पे लोकी उनसे चिढ़ के उन्हें धमकाता है, जिसपे कि वो रेंसलेयर को ऑर्डर करते हैं उन दोनों को प्रून करने का। तभी अचानक वहाँ पर हंटर B-15 आ जाती है और अपना रिमोट यूज करके वो लोकी और सिल्वी के गले के बेल्ट्स खोल देती है। साथ ही वो सिल्वी की तलवार भी उसको फेंक के पास करती है, जो कि उसने शायद रेंसलेयर के ऑफिस से ही उठाई होगी। अब एक स्ट्रेंज बात ये है कि जब रेंसलेयर ने B-15 को देखते ही पकड़ने का ऑर्डर दिया था, तो वो इतने सारे गार्ड्स से बच के रेंसलेयर के ऑफिस से वो तलवार लेके उस गोल्डन एलिवेटर जिसे कि गार्ड्स प्रोटेक्ट करते हैं, इन सब से बच के इधर कैसे आ गई। और अगर वो इतनी ही स्ट्रॉन्ग फाइटर थी तो आते ही वो इन दो गार्ड्स से एक झटके में कैसे बेहोश हो गई, ये थोड़ा सा अजीब लगता है। अब लोकी और सिल्वी बाकी गार्ड्स और रेंसलेयर से फाइट करते हैं, जिसमें कि सभी गार्ड्स को मार के रेंसलेयर को बेहोश करके सिल्वी अपनी तलवार एक टाइम कीपर के सिर पे फेंकती है, जिससे कि उसका सिर कट के नीचे गिरता है। बट जब वो इस सिर को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो सिर्फ एक एंड्रॉइड यानी कि एक रोबोट है। इस सिर से निकलती हुई वायरिंग्स बिल्कुल वांडा विजन में दिखाए गए विजन के सिर की तरह ही है। यानी कि हो सकता है कि जो भी ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है वो टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी से भी एडवांस नॉलेज रखता है। अब लोकी सिल्वी को दुखी देख के लेमेंटिस पे अधूरी रह गई उनकी बात पूरी करने की कोशिश करता है और शायद उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने वाला होता है, बट पीछे से रेंसलेयर उसे प्रून कर देती है और लोकी का वेरिएंट डिसइंटीग्रेट हो जाता है। सिल्वी रेंसलेयर के हाथ से उसका हथियार छीन लेती है और उससे सब कुछ सच सच बताने को कहती है और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। लेकिन इस पूरी सीरीज में पहली बार कोई एंड क्रेडिट सीन है। एंड क्रेडिट सीन में हमें देखने मिलता है कि प्रून हुआ लोकी टेलीपोर्ट होके कहीं जमीन पे पड़ा हुआ है और ये एक और एपोकलिप्टिक इवेंट है। ये वही लोकेशन है जो कि हमें ट्रेलर्स में देखने मिली है। वो बहुत मुश्किल से सांस लेके एक तरह से खुद से ही पूछता है कि क्या ये हेल है और क्या वो मर गया है, और उसे एक जवाब मिलता है कि फिलहाल तो वो जिंदा है पर जरूर मर जाएगा अगर उन लोगों के साथ नहीं गया तो। लोकी मुड़ के उन्हें देखता है और वहाँ खड़े हैं 4 लोकी के अलग अलग वेरिएंट्स। अब ये चारों वेरिएंट्स जो दिखाए गए हैं उनमें से 3 को शो के क्रेडिट्स में नाम भी दिया गया है, जो कि है बोस्टफुल लोकी, किड लोकी और क्लासिक लोकी। अब क्लासिक लोकी कॉमिक्स के पुराने वर्जन वाला लोकी है, जिसकी कॉमिक्स वाली कॉस्ट्यूम भी बिल्कुल मैच करती है। वहीं किड लोकी रिसेंटली 2010 और 2019 की कॉमिक सीरीज में दिख चुका है। अब तीसरा बोस्टफुल लोकी के बारे में हमें फिलहाल कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन इसके हाथ में जो हैमर है वो थॉर के म्योनिर का ही एक टाइप लग रहा है। इसके अलावा एक 4th एलिगेटर लोकी यानी कि क्रोकोडाइल लोकी भी देखने मिलता है। सभी लोलोडाइल को सूचित करने आई हूँ, वैक्सीन आ गई है, लगवा लेना। अब ये सभी वेरिएंट शायद प्रून होके यहीं इकट्ठे होते हैं और हो सकता है कि इनके पास एक लिमिटेड टाइम ही हो खुद को वापस मेन टाइमलाइन में लेके जाने का, वरना वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो इस एपिसोड का नाम ही है जर्नी इनटू मिस्ट्री, जो कि एक कॉलबैक है इसी नाम की मार्वल कॉमिक्स का, जिसमें कि सबसे पहले थॉर और लोकी की स्टोरी शुरू हुई थी और फिर रिसेंटली इस कॉमिक्स का एक अपडेटेड वर्जन भी आया है, जिसमें कि मार्वल कॉमिक्स के इसी नाम के एक कॉमिक्स में किड लोकी की स्टोरी दिखाई गई है। एपिसोड शुरू होता है TVA से, जहां हमें ये दिखाया गया है कि उन गोल्डन एलिवेटर्स के उस पार जहां फेक टाइम कीपर्स और कुछ वर्कर्स मरे पड़े हैं, बट TVA के बाकी लोगों को उसकी भनक तक नहीं है और सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे कि TVA में चलता आ रहा है। यहाँ फर्स्ट सीन में ही हमें देखने मिलता है कि TVA के स्क्रीन पे एक नाम ओक आइलैंड। अब ओक आइलैंड एक रेफरेंस है इसी नाम की एक मिस्ट्री आइलैंड का, जहाँ पे कि कहा जाता है कि 18th सेंचुरी के पायरेट्स का खजाना छुपा हुआ है। वहीं इस स्ट्रेंज जगह पे जिसका नाम है द वॉइड, लोकी मिलता है अपने 4 वेरिएंट से, जो कि उसे बताते हैं अलायत के बारे में और उसके अटैक करने से पहले ही उसे वहां से ले जाते हैं। अब इस एरिया वॉइड में भरे पड़े हैं ईस्टर एग्स और हिडन रेफरेंसेस। इवन ये नाम वॉइड भी एक मार्वल कॉमिक्स में एक पावरफुल ऑल्टर ईगो रह चुका है एक सुपर हीरो सेंट्री का, बट ऑफ कोर्स उसका इस शो से कुछ लेना देना नहीं है। बट जिस मॉन्स्टर अलायत की बात ये लोग कर रहे हैं वो भी मार्वल कॉमिक्स में दिख चुका है। अलायत कॉमिक्स में मेंशन सबसे पहली एंटिटी था जिसने कि खुद को टाइम के फ्लो से आजाद कर लिया था। अब इस फर्स्ट सीन में ही हमें देखने मिलता है इस टूटी फूटी बिल्डिंग्स में अवेंजर्स टावर पे लिखा हुआ कैंग, जो कि रेफरेंस है कॉमिक्स के कैंग एंटरप्राइजेस का, जिसे कि टोनी स्टार्क ने अवेंजर्स टावर बेच दिया था। ऑफ कोर्स आगे जाके पता चला कि कैंग एक्चुअली बिलोंग करता था कैंग को, जो कि बहुत ऑब्वियस सा नाम है। और एक रेफरेंस में जिस जगह वो चारों खड़े हैं वहाँ एक डिस्ट्रॉयड बस है जिसपे कि नाम लिखा है कैलम रॉस, जो कि लोकी शो के एक एडिटर का नाम है। अब हम वापस TVA में हैं। रेंसलेयर और सिल्वी है टाइम कोर्ट में, जहां वो शायद टाइम डोर के थ्रू आए हैं। और क्योंकि यहाँ कोई खास ईस्टर एग्स मुझे मिले नहीं, तो एक ऑब्वियस सा ईस्टर एग यहाँ जरूर देखने को मिलता है, जो कि शायद पिछले कई एपिसोड्स में भी दिखा है। वो है कोर्ट में इन पेंटिंग्स में एक स्टैनली जैसे दिखने वाली फोटो, जो कि हो सकता है MCU का स्टैनली को ट्रिब्यूट।
सिल्वी रेंसलर से TVA के पीछे की सच्चाई पूछती है, बट रेंसलर को खुद नहीं पता कि सच क्या है, इसलिए वो सिल्वी को प्रून होने के बाद लोकी के जिंदा होने वाली बात बताती है। वो ये समझाती है कि किसी भी वेरिएंट के लाइफ फॉर्म को वो लोग कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट वेरिएंट को और ब्रांच रियलिटीज क्रिएट करने से रोकने के लिए उन्हें एक ऐसी लोकेशन पे भेजा जाता है जो कि एंड ऑफ टाइम यानी कि समय के अंत पे है, जिसे कहते हैं द वॉइड। वो ये भी समझाती है कि ये एंड ऑफ टाइम वाली टाइमलाइन अभी भी लिखी जा रही है। यही रीजन है कि उसका एंड क्या है वो किसी को फिलहाल नहीं पता, बट ये गारंटीड है कि वहां से कुछ भी वापस नहीं आ सकता। बट जो कि इस एपिसोड के एंड में जाके गलत प्रूव होता है, क्योंकि टेम्पर्ड डिवाइस और टाइम डोर की हेल्प से ऐसे हो सकता है। ये इस बात पे और जोर देता है कि कैसे TVA में सबको जो कहानी बताई गई है वही उनको सच लगती है और कोई भी उसके अगेंस्ट जाके खुद कुछ भी पता करना नहीं चाहता। यहाँ पर वॉइड पे लोकी अपने वेरिएंट्स के साथ उनके हिडन बेस की तरफ ट्रैवल करता है, जहाँ की हमें ये शिप और ये स्पेसशिप दिखती है। ये शिप शायद रेफरेंस है एक पायरेट शिप का, जो कि हमें दिखी थी फैंटास्टिक 4 के 5th एडिशन में। इसी एडिशन में पहली बार देखने को मिला था डॉक्टर डूम, जिसकी एक हिंट हमें इस एपिसोड के एंड में जाके भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये जो स्पेसशिप है वो भी रेफरेंस है रियल लाइफ में स्पॉट हुई स्पेसशिप्स का। इस शो में ऑलरेडी बहुत सारे रियल लाइफ इंसिडेंट्स, जैसे कि एपिसोड 1 में लोकी को एज DB कूपर दिखाया गया है। वहीं इस एपिसोड में आगे चल के US एल्ड्रिच वॉरशिप, जिसके बारे में ये रूमर्स थे कि वो फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट्स के दौरान इनविजिबल हो गई थी, उसे भी दिखाया गया है। तो ये स्पेसशिप भी एक रेफरेंस हो सकता है उसी चीज का। और यहाँ पे दिखते हैं कुछ और ह्यूज साइज के हेड्स, जो कि शायद रेफरेंस है थॉर रैग्नारॉक मूवी में दिखाए गए उन बड़े बड़े स्टैचूज का। बट मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि ये अजीब से दौड़ने वाले सिर कटे बर्ड्स क्या हैं, क्या है ये। अगर आपको इस बारे में कुछ भी आइडिया है तो मुझे कमेंट्स में लिख के बता देना। बट नेक्स्ट सीन में ही हमें एक और बड़ा हेड दिखता है, जो कि है येलो जैकेट का, जिसे कि हमने एंटमैन मूवी में एज अ विलन देखा था। उस मूवी में वो श्रिंक होके छोटा हो गया था और डिस्ट्रॉय हुआ था, बट हो सकता है कि ऑल्टरनेट टाइमलाइन में वो एक्सपेंड हो गया हो, जिसकी वजह से उसने ब्रांच रियलिटी क्रिएट की और अब वो यहाँ पर है। अब लोकी उनसे इस सब के पीछे का सच पूछता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि कैसे वो पता नहीं न्यूयॉर्क के बाद कितने टाइम से ऐसे ही पागलों की तरफ घूम रहा है। लोकी के जोर से चिल्लाने की आवाज से मॉन्स्टर अलायत की दहाड़ आसमान में गूंजती है और किड लोकी उसे मैजिक से एक स्वॉर्ड निकाल के दिखाता है। ये कॉलबैक है जैसे लोकी ने एवेंजर्स एंड गेम में थैनोस के साथ किया था। जो स्वॉर्ड किड लोकी दिखाता है ये भी नॉर्स मैथोलॉजी और कॉमिक्स में ऑलरेडी दिख चुका एक स्वॉर्ड लेविटीन है। ये लोकी की कॉमिक्स के एडिशन 368 में दिखा था। फिर वो लोग उसे समझाते हैं इस जगह के बारे में जहाँ TVA हर एक प्रून चीज को भेजता है, और अलायत के बारे में भी बताते हैं, जो कि ये मेक श्योर करता है कि हर एक प्रून चीज यहीं पे खत्म हो जाए और कभी भी वापस ना जा पाए। अब क्लासिक लोकी अलायत के बारे में बताते हुए ये एग्जाम्पल देता है कि ये वॉइड एक शार्क टैंक है और अलायत एक शार्क जो कि सब कुछ खाना चाहता है। इस पे एलिगेटर लोकी के गुर्राने पे क्लासिक लोकी उसे समझाता है कि एलिगेटर टैंक जैसी कोई चीज नहीं होती। वो लोकी को बताता है कि कैसे ये एलिगेटर भी एक लोकी वेरिएंट ही है। अब क्योंकि लोकी इतना कुछ देख चुका है वो इस बात को क्वेश्चन भी नहीं करता और उनसे सिर्फ ये पूछता है कि यहाँ इतने सारे लोकी कैसे हैं, जिस पे उसे जवाब मिलता है कि क्योंकि हम लोकीज हैं और जो कि सरवाइव करते हैं। यही बात इस सीरीज में बहुत टाइम से बताई जा रही है, जैसे कि एपिसोड 4 में सिल्वी और लोकी के कन्वर्सेशन में भी ये बात हुई थी कि कैसे वो लोग सर्वाइवर्स हैं और चाहे वो हार जाएं बट सर्वाइव जरूर करते हैं। लोकी एक नेक्सस इवेंट क्रिएट करके यहाँ से निकलने की बात करता है, बट बोस्टफुल लोकी उसे समझाता है कि कैसे यहाँ क्या होता है उससे TVA को कुछ मतलब ही नहीं है। ये सिर्फ एक डंपिंग ग्राउंड है उनके लिए और यहाँ वो जितना टाइम हो सके बस सरवाइव करके ही निकाल सकते हैं। इस सब के बीच किड लोकी उन्हें बातें बंद करके आगे बढ़ते रहने को कहता है। इस पे लोकी चौंक के उनसे पूछता है कि वो लोग एक बच्चे को उन्हें कमांड करने क्यों दे रहे हैं। क्लासिक लोकी उसे समझाता है कि ये किड लोकी का किंगडम है और वो एक किंग है, जिस पे किड लोकी अपनी नेक्सस इवेंट के बारे में बताता है जिसकी वजह से वो प्रून होके यहाँ आ गया है, और वो इवेंट है किड लोकी का थॉर को बचपन में ही मार देना। अब कॉमिक्स में थॉर को मारा गया है, लेकिन ये काम लोकी ने कभी नहीं किया। थॉर के बचपन का एक रेफरेंस हमें तब दिया गया था जब वो लोग 8 साल के थे, जिसमें कि थॉर लोकी के सांप बनने की स्टोरी बताता है, बट ये किड वर्जन उसे बहुत ही बड़ा लगता है, 14-15 साल का। तो जहाँ ये कॉमिक्स से बिल्कुल अलग इवेंट है, बट क्योंकि एपिसोड के एंड में किड लोकी अभी भी जिंदा है तो हो सकता है कि ये शायद ऐड हो आने वाले यंग अवेंजर्स की टीम में। हाँ, अगर आपका ध्यान नहीं है तो यंग अवेंजर्स की टीम ऑलरेडी बनती जा रही है, जिसमें कि बहुत सारे कैरेक्टर्स ऑलरेडी हमें मिल चुके हैं या फिर आने वाले शोज और मूवीज से मिलने वाले हैं। इस बारे में मैं अपने आने वाले वीडियोस में डिटेल में बात करूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब वो लोग फाइनली पहुंचते हैं अपने बेस पे, जहाँ की 2 एयरप्लेन्स हैं। फर्स्ट वाला येलो एयरप्लेन पे थैनोस लिखा है। ये रेफरेंस है थैनोस कॉप्टर का, जिसे कि मार्वल कॉमिक्स में स्पाइडी सुपर स्टोरीज नंबर 39 में दिखाया गया था। इस हेलीकॉप्टर को यूज करके वो कॉस्मिक क्यूब्स यानी कि टेसरेक्ट ढूंढ रहा था।
यही हमें देखने मिलता है एक म्योनिर जो कि हो सकता है एक वेरिएंट थॉर के थ्रू लाया हुआ, जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका है अलायत के थ्रू। बट उसी के नीचे हमें देखने मिलता है एक फ्रॉग जो कि क्लोज है एक बॉटल में जिस पे लिखा है T365। अब ये म्योनिर हो सकता है फ्रॉग थॉर का, जिसे कि हमने देखा था मार्वल कॉमिक्स थॉर के एडिशन 365 में। ये एक्चुअल में एक फ्रॉग है जिसमें कि थॉर की पावर्स है, यानी कि थ्रॉग। अब जिस बोलिंग एली में उनका हिडन बेस है वो एक वेरिएंट यॉगड्रेसिल ट्री हो सकता है, जो कि पहली बार दिखा था जर्नी इनटू मिस्ट्री के कॉमिक्स नंबर 97 इश्यू में। नॉर्थ मैथोलॉजी के हिसाब से माना जाता है कि ये ट्री कनेक्ट करता है 9 रेल्म्स को। यही नीचे उनके बेस में हमें फिर से देखने मिलते हैं बहुत सारे ईस्टर एग्स, जिनमें कि एक वॉली की तरह दिखने वाला रोबोट, पोलिबियस आर्केड मशीन जो कि मैं अपने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, और एक स्पेस पिनबॉल मशीन दिखती है जो कि है 1976 की विलियम्स पिनबॉल मशीन। अब यहाँ TVA में रेंसलेयर मिस मिनट की हेल्प लेती है सिल्वी को सच बताने के लिए, और उससे बिगनिंग ऑफ टाइम यानी कि ये सब कहाँ से शुरू हुआ है वो फाइल्स ढूंढने के लिए कहती है। बट सिल्वी उन्हें एंड ऑफ टाइम की फाइल्स भी मांगती है। रेंसलेयर कहती है कि एंड ऑफ टाइम में कुछ नहीं है और बस वो एक वॉइड है। बट सिल्वी कहती है कि अगर ये भी TVA की बाकी चीजों की तरह एक झूठ है तो हो सकता है कि वॉइड एंड ऑफ टाइम में लास्ट जगह ना हो और उसके आगे भी शायद कुछ हो। अब सिल्वी एक थ्योरी लगाती है कि जैसे वो एपोकलिप्टिक इवेंट्स में छुप के बिना कोई ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट करे रह रही थी, हो सकता है कि क्योंकि एंड ऑफ टाइम के आगे की टाइमलाइन अभी तक लिखी ही नहीं गई है, तो जो भी वहाँ पे हो रहा है वो एक न्यू टाइमलाइन ही है, जिस वजह से कोई नेक्सस इवेंट क्रिएट नहीं होता, जिसका रीजन है कि TVA वॉइड में किसी को भी ट्रैक नहीं कर सकता। रेंसलेयर इस बात से अग्री करती है कि शायद वहां पर मोबियस और लोकी है, बट क्योंकि टेम्पेट डिवाइस वॉइड के पार की लोकेशन और टाइम डिटेक्ट नहीं कर सकता, उनके पास वहां जाने का कोई और तरीका है ही नहीं। सिल्वी के इस बात पे चिढ़ने से मिस मिनट कहती है कि एक वॉइड स्पेसक्राफ्ट है जिसके थ्रू वो वहां जा सकते हैं, जो कि दिखता है कि मिस मिनट झूठी बात बना के बता रही है ताकि वो गार्ड्स को अलर्ट कर सके। बट ये बात भी एक रेफरेंस हो सकती है कैंग के टाइम शिप का, जो कि वर्क करती है एक टाइम मशीन की तरह, और हो सकता है कि लास्ट एपिसोड में हमें शायद इसके बारे में कुछ और डिटेल्स भी देखने मिले। सिल्वी इसी बात पे रेंसलेयर से हाथ मिलाती है, बट वो उसका हाथ छोड़ती नहीं है और पूछती है कि कितना टाइम लगेगा इस स्पेसक्राफ्ट की फाइल्स को ढूंढने में। बट उनकी हड़बड़ी देख के वो समझ जाती है कि वो दोनों ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और वो रेंसलेयर से उसका टेम्पैड छीन के जज के डेस्क के पीछे घुस जाती है। जैसे ही बाकी मिनटमैन आते हैं, सिल्वी जो अब समझती है कि उसके पास लोकी तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, वो खुद ही को स्टिक से प्रून कर लेती है। यहाँ वॉइड पे लोकी बाकी वेरिएंट्स के साथ उनके अंडरग्राउंड बेसमेंट में बैठ के वाइन पी रहा है। जो वाइन वो पी रहा है उसका नाम है रॉक्सी वाइन। अगेन ये रेफरेंस है रॉक्सॉन कॉर्पोरेशन का, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमें रॉक्सकार्ट नाम भी देखने को मिला था। रॉक्सॉन कॉर्पोरेशन को हम कॉमिक्स और MCU में ऑलरेडी बहुत बार देख चुके हैं। वहीं किड लोकी जो जूस पी रहा है वो है एक्टो कूलर हाई सी, जो कि 1989 में लॉन्च हुआ था। ये भी बोकू और जोस्ता की तरह डिसकंटिन्यूड हो चुका एक जूस है। अब यहाँ एक एक करके हमें इन चारों वेरिएंट्स की बैक स्टोरी और नेक्सस इवेंट्स के बारे में पता चलता है। बोस्टफुल लोकी बताता है कि कैसे उसने कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन को हरा के 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स हासिल कर लिए थे। इस पे एलिगेटर लोकी के उसके अपनी लैंग्वेज में झूठा बोलने पे वो एलिगेटर लोकी के नेक्सस इवेंट का मजाक उड़ाता है, जो कि था कि अपने गलत पड़ोसी की बिल्ली को खा लेना, जिसकी वजह से वो यहाँ पर है। इस बात पे एलिगेटर लोकी और बोस्टफुल लोकी झगड़ने लगते हैं और बाकी लोग उन्हें रोकते हैं। फिर क्लासिक लोकी अपनी टाइमलाइन की स्टोरी सुनाता है कि कैसे लोकी की और उसकी टाइमलाइन बिल्कुल सेम थी जब तक कि थैनोस ने रैग्नारॉक के बाद उनकी शिप पे अटैक नहीं किया था। लोकी उससे पूछता है कि क्या उसने भी थैनोस को तलवार से मारने की कोशिश की। इस पे वो उसका मजाक उड़ाता है कि थैनोस के आगे तलवार से बेटर लोकी का मैजिकल पावर होता, जो कि हमें हिंट देता है इस एपिसोड में आगे जाके उसी मैजिकल पावर्स के यूज होने का। क्लासिक लोकी बताता है कि कैसे उसने अपना मैजिक यूज करके थैनोस से खुद को बचाया और उसके बाद वो उसी मलबे में छुपा रहा, और थॉर और थैनोस के जाने के बाद वो एक खाली प्लेनेट पे चला गया जहाँ वो खुद के किए हुए से बुरा फील करने लगा और अपने भाई थॉर को मिस करने लगा। बट जब उसने वापस जाने का सोचा, इस प्लेनेट से बाहर निकलते ही TVA ने आके उसे पकड़ लिया। ये रेफरेंस है इन्फिनिटी वॉर्स के बाद की उस फैन थ्योरी का, जिसमें कि हम सभी लोग ये मान रहे थे कि लोकी जिंदा है और उसने अपना मैजिक यूज करके अपनी डेथ फेक की है। अब क्लासिक लोकी TVA की इस पॉलिसी पर और जोर देता है कि कैसे TVA के लिए लोकी की टाइमलाइन तभी तक सही है जब तक कि वो लोग रॉन्ग कर रहे हैं। यानी कि जो भी TVA के पीछे है वो यही चाहता है कि लोकी किसी भी टाइमलाइन में हो, वो दो में से एक चीज को फॉलो जरूर करे। एक की या तो वो रैग्नारॉक के बाद थैनोस के अटैक में मर जाए या फिर किसी से कांटेक्ट ना करे, और दूसरा कि वो कभी भी सही डायरेक्शन में सही काम ना करे। क्लासिक लोकी के सभी वेरिएंट्स को बुलाता है गॉड ऑफ आउटकास्ट। ये लाइन सीधे सीधे 2019 की लोकी की कॉमिक्स नंबर 5 से ली गई है, जिसमें कि वो खुद को इसी नाम से बुलाता है।
लोकी इन सभी बातों को सुन के रियलाइज करता है कि कैसे वो लोग ना ही सिर्फ सर्वाइवर्स हैं बल्कि अच्छे एस्केपर्स भी हैं। वो उन लोगों को खुद से बेटर वेरिएंट सिल्वी के बारे में बताता है, जो कि सेकंड एपिसोड के उल्टा ये दिखाता है कि कैसे लोकी ने फाइनली ये मान लिया है कि सिल्वी उससे बेटर वेरिएंट है। वो उन लोगों को आगे समझाता है कि कैसे सिल्वी बेटर है क्योंकि वो टीवीए को हराना नहीं चाहती, वो उसे पूरी तरह से खत्म करना चाहती है और उन्हें अलायत को मार के वहाँ से निकलने के लिए उकसाता है। बट वो उसी के मुंह पे हंसते हैं जिससे कि चिढ़ के लोकी वहाँ से जाने लगता है। बट अंडरग्राउंड बेसमेंट का हैच खोलते ही सामने कई और लोकी के वेरिएंट्स और उन सबका लीडर प्रेसिडेंट लोकी उसे रोक लेता है। अब यहाँ कॉमिक्स में दिख चुका प्रेसिडेंट लोकी तो ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है, बट उसके साथ बहुत सारे और लोकी के वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, जिनमें कि बियर्ड वाला लोकी हमें पिछले एपिसोड में एक वेरिएंट के रूप में दिख चुका है। यहाँ प्रून होके सिल्वी स्कूल बस में उठती है जहाँ की कुछ एग्स पड़े हुए हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्टार्टिंग में बर्ड्स हमने देखे हैं वो शायद अलायत के इन्हीं एग्स से हैच हुए हैं, क्योंकि इनका कलर भी पर्पल है अलायत और उन बर्ड्स की तरह। और क्योंकि कोई और एनिमल इस प्लेनेट पे जिंदा नहीं बचता है तो हो सकता है कि वो बर्ड्स अलायत के ही हों। ऑल्दो इस बात का इस ब्रेकडाउन से कुछ लेना देना नहीं है, बट ये है क्या। फिर सिल्वी को अलायत की रोर सुनती है जिससे कि वो फटाफट उठ के भागने लगती है, बट इस सब में उसका कांटेक्ट होता है अलायत के स्मोक क्लाउड से और उसके एन्चेंटमेंट मैजिक की वजह से उसे एक झलक दिखती है उस स्मोक क्लाउड मॉन्स्टर के पार वॉइड और एक कैसल की, जिसे कि हम इस एपिसोड के एंड में और क्लियरली देखेंगे। लेकिन इस कॉन्टेक्ट में एक फ्रेम में हमें दिखाया जाता है इस कैसल के ऊपर ये येलो कलर का पावर सोर्स, और ये हो सकता है इस सब का मेन सोर्स, जो हो सकता है कैंग की क्रोनोपोलिस सिटी जिसके अंदर शायद टीवीए छुपा हुआ है। तभी उसे उसकी तरफ आती हुई एक कार दिखती है जिसमें कि वो भाग के बैठ जाती है और वो दूसरी तरफ जाने लगते हैं। इस कार को चला रहा है मोबियस, जो कि खुद प्रून होके यहाँ पहुँच गया है। अब इस सीन में 5 ईस्टर एग्स हैं। फर्स्ट ये कार जो कि एक पिज्जा डिलीवरी कार, जो कि हिंट हो सकता है पिक्सर मूवीज की तरफ, जिनमें कि पिज्जा प्लैनेट का एक ट्रक हमेशा ही हर एक पिक्सर मूवी में एक ईस्टर एग के रूप में दिखाया जाता है। सेकंड, जब ये कार आ रही होती है तो हमें साइड में एक मूवी थिएटर का बोर्ड दिखता है जिसमें मूवी का नाम है ओसवाल्ड एंड द मार्शियंस, जो कि रेफरेंस है 1930 की एक मूवी मार्स का। थर्ड, कार के अंदर डैशबोर्ड पे लगी हुई हुला हुप डॉल, जिसको कि हमने पहले भी एजेंट्स ऑफ शील्ड और वांडाविजन में देखा है। फोर्थ है इस कार का नंबर प्लेट जो कि लिखा है GRNW1D, यानी कि इसे स्पेल करने पे ये बनता है ग्रूनवाल्ड, जो कि मार्वल के लेट राइटर का नाम है और जिसने बनाया था मोबियस के कैरेक्टर को। फिफ्थ, इस कार को ड्राइव कर रहा है एक्टर ओवन विल्सन, जिन्होंने आवाज़ दी है पिक्सर की बहुत ही फेमस मूवी कार्स के मेन कैरेक्टर लाइटिंग मैकक्वीन की। और हमें फिर से देखने मिलता है स्प्रिंग्स ऑफ गीजा और पिरामिड्स, और साथ ही एक और रूइंस में राइट साइड में शायद ग्रीस के ग्रीक एक्रोपोलिस बिल्डिंग के कुछ पार्ट्स दिख रहे हैं। अब हम वापस है लोकीज के हिडन बेस में जहाँ घुस चुका है प्रेसिडेंट लोकी। अब क्लासिक लोकी पे चिढ़ता है कि वो उन्हें उनके हिडन बेस पे ले आया। जैसे ही किड लोकी अटैक करने के इरादे से आगे आता है तो बोसफुल लोकी उसे अपने हैमर से रोकता है और ये समझाता है कि उसी ने उनको इस जगह को दिखाया है और अब वो न्यू किंग बनेगा। बट प्रेसिडेंट लोकी इस पे अग्री नहीं करता है और अपनी डील तोड़ने की बात करता है, बट उसके खुद के बैंडेड्स लोकी की आर्मी ही उसके अगेंस्ट हो जाती है। इस पूरे सीन में एक्चुअल लोकीज की मेंटेलिटी और उनका बिहेवियर दिखाया गया है कि कैसे वो खुद ही एक दूसरे को धोखा देते रहते हैं और उन पे कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर वो आपस में लड़ने लगते हैं जिसमें कि एलिगेटर लोकी प्रेसिडेंट लोकी का हाथ काट के खा जाता है, जो कि रेफरेंस है थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी का, जिसमें कि थॉर के हाथ को कटा हुआ दिखाया था। लोकी अपने सभी वेरिएंट से दुखी होकर क्लासिक लोकी के टेलीपोर्टिंग मैजिक के थ्रू किड लोकी और एलिगेटर लोकी के साथ वहां से निकल जाता है। वो जब टेलीपोर्ट होकर बाहर निकलते हैं तो वहाँ एक क्रैश स्पेसशिप या सैटेलाइट की तरह कुछ है जो कि मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। अगर आपको कुछ आइडिया है इस बारे में तो प्लीज कमेंट में लिख के मुझे बताना। अब क्लासिक लोकी अपनी भड़ास निकालता है कि कैसे सभी लोकी जानवरों की तरह है और हमेशा पावर और राजगद्दी के लिए धोखा देते हैं और झूठ बोलते हैं। क्या यही उन सभी लोकीज का ग्लोरियस पर्पस है? उनमें से हर एक गलत है और वो कभी चेंज ही नहीं हो सकता। इस पे किड लोकी ऐड करता है कि और वो जब चेंज होना चाहते हैं तो उन्हें इधर वॉइड में फेंक दिया जाता है मरने के लिए। लोकी उन्हें फिर से समझाता है कि यही रीजन है कि उन्हें यहाँ से निकल के टीवीए को खत्म करना ही पड़ेगा और कैसे सिल्वी इसमें उनकी मदद कर सकती है। क्लासिक लोकी और किड लोकी की मदद करने के लिए रेडी होते हैं, बट वो उसे पहले ही बता देते हैं कि वो सिर्फ अलायत तक पहुंचने में ही उसकी मदद करेंगे और उसके आगे उसे खुद ही देखना होगा। यहाँ सिल्वी मोबियस के साथ अभी भी कार में अलायत से दूर भाग रही है और मोबियस टीवीए को लेके अपनी फीलिंग्स बताता है कि कैसे उसे लगता था कि वो अच्छे लोग हैं। सिल्वी उसे बताती है कि कैसे वो खुद को ही प्रून करके लोकी को ढूंढने के लिए यहाँ आई है, बट उसे अब लग रहा है कि अलायत लोकी को ऑलरेडी मार चुका है और अब उसका मेन मिशन यहाँ से निकल के उसे खत्म करना है जो कि इस सब के पीछे है, और इसी के लिए वो मोबियस को कार वापस उसी मॉन्स्टर की तरफ घुमाने को बोलती है।
यहाँ चारों लोकी वेरिएंट्स अलायत के पास पहुंचते हैं एक पहाड़ पे, जहाँ उनके सामने अचानक यूएस एल्ड्रिच डिस्ट्रॉयर शिप प्रून होके आती है। लोकी ये देख के खुश होता है कि अलायत अब बड़े शिकार के पीछे जाएगा और वो लोग उसके पीछे से जाके उसे मार सकते हैं। बट उसकी ये लाइन खत्म होने से पहले ही अलायत उस पूरी शिप को और उसमें मौजूद सभी वेरिएंट्स को खत्म कर देता है। इस बात से लोकी डर जाता है और एक नए प्लान के बारे में सोचने लगता है। तभी मोबियस और सिल्वी कार से उन तक पहुंच जाते हैं। लोकी दौड़ के उन तक जाता है और उनको देख के बहुत खुश होता है। सिल्वी उसे बताती है कि कैसे वो दोनों उसकी हेल्प के लिए आए हैं। लोकी उन दोनों को अपने वेरिएंट्स को एज अपना किड वर्जन, फ्यूचर वर्जन और एलिगेटर वर्जन इंट्रोड्यूस करता है। सिल्वी लोकी के अलायत को मारने का प्लान सुन के उन पे चिढ़ती है और बताती है कि कैसे अलायत सिर्फ एक टेम्पररी बीस्ट है जो कि उस चीज को प्रोटेक्ट कर रहा है जो कि इस वॉइड के आगे एंड ऑफ टाइम पे है। यहाँ TVA में दिखाया गया है कि B-15 अभी भी जिंदा है और एक टाइम थिएटर 38 में कैद है। ये रेफरेंस हो सकता है मार्वल कॉमिक्स के अर्थ माइटीएस्ट हीरोज नंबर 38 का, जिसका कि मेन विलन था मेफिस्टो। वांडा विजन में एक मेन विलन प्रेडिक्ट किया जा रहा था, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अब तक। अब रेंसलेयर B-15 को कहती है कि वो डिसलॉयल है क्योंकि उसने वेरिएंट्स को जाने दिया। इस पे हंटर B-15 हैरान होकर उसी को क्वेश्चन करती है कि वो ऐसा कैसे कह सकती है, वो कैसे उन लोगों के लिए डिसलॉयल हो सकती है जो कि खुद ही फेक है, यानी कि टाइम कीपर्स जो कि एंड्रॉइड्स हैं। रेंसलेयर उससे पूछती है कि ऐसा क्या रीजन है जो उन वेरिएंट्स को TVA के खिलाफ लेके जा रहा है। इस पे B-15 बताती है कि वो बस रिवेंज चाहते हैं क्योंकि अब उन्हें पता है कि टाइम कीपर्स फेक हैं, तो वो उसके पीछे जाने वाले हैं जो कि सबके पीछे हैं। बट यहाँ रेंसलेयर की बातें सुन के उसे रियलाइज होता है कि वो खुद भी इस बारे में कुछ नहीं जानती है। वो उसे बताती है कि वो सच्चाई उन वेरिएंट से पहले नहीं जान पाएगी क्योंकि रेंसलेयर सिर्फ सच जानना चाहती है, बट वेरिएंट्स की लाइफ उस पर डिपेंड करती है। रेंसलेयर वहां से गुस्सा होकर निकल जाती है और मिस मिनट से मिलकर उससे TVA की सारी फाइल्स मांगती है। मिस मिनट जब ना नुकर करती है तो वो उसे बताती है कि जिसने भी TVA क्रिएट किया है उसकी जान खतरे में है, जिसे सुन के मिस मिनट उसकी हेल्प करने को अग्री करती है। यहाँ पर वॉइड पे मोबियस लोकी के वेरिएंट्स के साथ एक शेल्टर में बैठ के ये डिस्कस करता है कि क्या एलिगेटर लोकी सच में एक लोकी का वेरिएंट है। वो कहता है कि उसने लोकी के इतने सारे वेरिएंट्स देखे हैं, बट TVA के फाइल्स में भी अभी तक उसने इस बारे में नहीं पढ़ा। इस पे क्लासिक लोकी उसे दलील देता है कि ये एलिगेटर ग्रीन कलर का है। इसमें मोबियस कहता है कि ये एलिगेटर शायद झूठ बोल रहा है और हो सकता है कि इस झूठ बोलने की वजह से ही वो लोकी है, क्योंकि झूठ बोलना और दूसरों को धोखा देना ही एक लोकी को लोकी बनाता है। और वो अग्री करता है कि ये एलिगेटर सच में लोकी हो सकता है। किड लोकी मोबियस से पूछता है कि अब वो TVA में वापस जाके क्या करने वाला है, जिसपे मोबियस उसे बताता है कि वो सबको सच बताएगा क्योंकि वहाँ के लोगों को ये जानने का हक है। क्लासिक लोकी उससे इस बात पे क्वेश्चन करता है कि वो उन्हीं के अगेंस्ट कैसे हो सकता है जिनके लिए उसने अपनी पूरी लाइफ काम किया है। तो इस पे मोबियस कहता है कि खुद को बदलने का कोई सही टाइम नहीं होता। इस बात को क्लासिक लोकी मन पे लगा लेता है, जो कि हमें आगे जाके क्लाइमैक्स में उसके एक्शन से भी पता चलेगा। शेल्टर के बाहर सिल्वी और लोकी साथ में बैठ के बात करते हैं, जिसमें कि सिल्वी लोकी को बताती है कि कैसे मोबियस TVA से अलग है और वो लोकी की केयर भी करता है। फिर वो पिछले एपिसोड वाले मोबियस की बात कहती है जिसकी वजह से लेमेंटिस प्लैनेट पे नेक्सस इवेंट कॉज हुआ था, जिसमें कि मोबियस का कहना था क्योंकि ये दोनों वेरिएंट्स एक दूसरे को प्यार करने लगे हैं, इस वजह से ऐसा हुआ है। वो दोनों ही एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स छुपाने की कोशिश करते हैं और इसका रीजन आगे सिल्वी बताती भी है, जिसमें वो कहती है कि क्योंकि उसका कभी कोई फ्रेंड नहीं था, उसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना नहीं आता। लोकी अपना मैजिक यूज करके उन दोनों पे एक ब्लैंकेट डालता है, जिसपे कि सिल्वी उसे कहती है कि कुछ नहीं तो वो उसके लिए एक न्यू ड्रेस ही बना दे क्योंकि उसकी ये ड्रेस बहुत अनकंफर्टेबल है। अब एक्चुअल में एक्ट्रेस सोफिया डी मार्टिनो का एक बेबी है, जिसे कि मूवी की शूटिंग के दौरान उन्हें ब्रेस्ट फीड करना पड़ता था और इस ड्रेस में बहुत मुश्किल होती, जिसकी वजह से कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने इस ड्रेस में जिपर लगाए और ये कन्वर्सेशन रेफरेंस हो सकता है इसी बात की तरफ। सिल्वी लोकी को पूछती है कि क्या वो सच में उस पर भरोसा कर सकती है, जिसपे लोकी उसे कंफर्म करता है कि आज तक उसने हर उस इंसान को बिट्रे किया है, धोखा दिया है जो उससे प्यार करता था, जो कि है उसका फादर, भाई और इवन उसका होम अस्गार्ड। यहाँ बाय द वे लोकी अपनी माँ का नाम नहीं लेता क्योंकि वो सच में अपनी माँ को कभी धोखा नहीं देता है। आगे लोकी कहता है कि उसे पता है कि उसने क्या किया है और क्यों किया है, बट वो अब वो वाला लोकी नहीं रह गया है, वो चेंज हो चुका है और कभी उसको लेट डाउन नहीं करेगा। लोकी सिल्वी से पूछता है कि वो क्या करना चाहती है ये सब खत्म हो जाने के बाद, जिसपे सिल्वी के पता नहीं कहने पे वो कहता है कि शायद वो दोनों साथ में मिलकर इस बारे में सोच सकते हैं। फिर वो सभी लोग इकट्ठे होते हैं अपने प्लान के हिसाब से TVA को खत्म करने के लिए। सिल्वी उनको बताती है कि कैसे अलायत के कुछ सेकंड के कांटेक्ट में आने से उसे एंड ऑफ टाइम का एक ग्लिम्स दिखा था और अगर वो अलायत के क्लोज पहुंच सकती है तो उसे एन्चेंट करके वो उस तक पहुंच सकते हैं जो इस सब के पीछे है। इस सीन में हमें आसपास के लोकेशन में और ईस्टर एग्स दिखते हैं, जैसे कि एक क्रैश स्पेसक्राफ्ट जो कि है रोनिन की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से।
और एक बड़ा सा हेड पड़ा दिखता है जो कि है द लिविंग ट्रिब्यूनल का। ये स्टैचू एक्चुअल में एक रियल टाइम कीपर का है जिसका कि काम था मल्टीवर्स को प्रोटेक्ट करना। बट टीवीए अगर उसके स्टैचू को भी प्रून कर चुके हैं, मतलब कि शायद वो असली टाइम कीपर्स का नामो निशान मिटाना चाहते हैं उस टाइमलाइन से। और एक और ईस्टर एग के रूप में हमें देखने मिलता है हेलिकैरियर शिप जो कि एवेंजर्स और कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में हम देख चुके हैं। अब सिल्वी रेंसलेयर का टेम्पैड लोकी को देती है, बट लोकी उसके साथ रह के उसकी हेल्प करना चाहता है और वो टेम्पैड मोबियस को दे देता है। मोबियस टाइम डोर खोल के बाकी वेरिएंट्स को उसके साथ जाने का ऑफर देता है, बट वो लोग मना कर देते हैं। किड लोकी अपने मैजिक से फिर से एक स्वॉर्ड क्रिएट करता है और वो देता है लोकी को, और वो तीनों वेरिएंट्स वहाँ से निकल जाते हैं खुद को बचाने। मोबियस लोकी को आखिरी बार देख रहा है, ये सोच के उसे बाय करता है और बोलता है कि लगता है कि तुम फाइनली बच के निकल ही गए। और लोकी जवाब देता है कि वो तो मैं हमेशा ही कर लेता हूँ। जब वो मोबियस को पूछता है कि वो वापस जाके क्या करने वाला है, तो एक कॉल बैक के रूप में मोबियस वही डायलॉग बोलता है जो कि लोकी ने सबसे पहले बोला था, चला कर खाक कर दूंगा। वो लोकी से हाथ मिलाने को आगे बढ़ाता है, लेकिन लोकी मोबियस को हग करके उसे थैंक यू कहता है, जो कि इस टाइमलाइन वाले लोकी ने शायद पहले कभी नहीं किया। मोबियस जाने से पहले सिल्वी को कहता है कि वो उसकी फेवरेट है और टाइम डोर से वो टीवीए निकल जाता है। अब लोकी और सिल्वी वॉइड के उस एंड की तरफ जाने लगते हैं जहां अलायत है। वो वेट करने लगते हैं कोई चीज़ प्रून होने का जिससे कि अलायत जैसे उन पर अटैक करने जाए सिल्वी उसे एन्चेंट कर लेगी। यहाँ भाग रहे लोकी वेरिएंट्स में क्लासिक लोकी मुड़ के उन्हें अलायत की तरफ जाते देखता है, जो कि दिखाया गया है कि फील कर रहा है उनकी प्रॉब्लम्स को और उनकी हेल्प करना चाहता है। यहाँ लोकी और सिल्वी को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अलायत के क्लोज कैसे पहुंचेंगे। तभी लोकी आइडिया लगाता है कि वो अलायत को अट्रैक्ट करेगा जिससे कि सिल्वी को टाइम मिलेगा उसे एन्चेंट करने का। सिल्वी के मना करने से पहले ही वो जोर से चिल्ला के उसकी तरफ भागने लगता है, बट सिल्वी के उसे एन्चेंट करने को ट्राई करते ही वो सिल्वी की तरफ फिर से मुड़ जाता है। लोकी वापस आने लगता है सिल्वी की तरफ उसे बचाने, बट तभी अलायत का ध्यान भटक जाता है दूसरी तरफ, क्योंकि क्लासिक लोकी अपना मैजिक पावर्स यूज करके एक ग्रेट लेवल का रियलिस्टिक असगार्ड क्रिएट करने लगता है, जिसे देख के लोकी और सिल्वी दोनों ही हैरान रह जाते हैं। लोकी सिल्वी को कहता है कि उसे कोई आइडिया नहीं था कि लोकी इतने स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं। अलायत जैसे ही उस प्रोजेक्टेड असगार्ड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, क्लासिक लोकी अपनी मैजिक से और प्रोजेक्शन बना के उसे अट्रैक्ट करता है। यहाँ सिल्वी लोकी को कहती है कि अलायत को एन्चेंट करने के लिए लोकी को उसकी मदद करनी पड़ेगी और वो ये मैजिक कर सकता है क्योंकि वो दोनों एक ही है। यहाँ क्लासिक लोकी अपनी पावर्स धीरे धीरे लूज करके घुटनों पे गिर जाता है और अलायत उसे खत्म करने आता है, पर वो फिर अपने पैरों पे खड़ा होता है और लोकी की फेवरेट लाइन कहता है जो कि है ग्लोरियस पर्पस, जिसके बाद अलायत उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और पीछे बचता है सिर्फ उसका हेलमेट। अब अलायत मुड़ता है लोकी और सिल्वी की तरफ, बट उनकी इकट्ठी हुई पावर से वो फाइनली अलायत को एन्चेंट कर लेते हैं और वो धीरे धीरे एक डार्क क्लाउड से छट के क्लियरली दिखने लगता है उसके पीछे। ये सीन बिल्कुल गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की तरह दिखाया गया है, जिसके क्लाइमैक्स में सभी मिल के पावर स्टोन की पावर्स यूज करते हैं रोनिन को मारने के लिए। अब एंड में हमें दिखती है कैसल जो कि है एंड ऑफ टाइम पे। लोकी और सिल्वी एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और यहीं खत्म होता है 5th एपिसोड। तो एपिसोड शुरू होता है मार्वल के लोगो से, लेकिन ये नॉर्मल लोगो ना हटके थोड़ा सा चेंज्ड है। सबसे पहले आता है जो बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ बज रहा है, वो एंड गेम में स्टीव रॉजर्स और पैगी कार्टर के डांस वाला म्यूजिक है और कंटिन्यूस हमें बैकग्राउंड में सुनने मिलती है मल्टीपल आवाजें, जो कि शुरू होता है टोनी स्टार्क के आयरन मैन सूट के रिपल्सर ब्लास्ट से और इसके बाद हमें एक के बाद एक सभी एवेंजर्स के फेमस डायलॉग सुनने मिलते हैं। इन डायलॉग्स में सैम विल्सन का वे टू गो टिक टैक, होप का दैट्स हाउ यू पंच, हल्क की रोर, वकांडा फॉरएवर ब्लैक पैंथर का, स्कॉट लैंग का यू वुडंट हैव हर्ड ऑफ मी, नताशा रोमानोफ का अवेंजर्स से लेट मी पुट यू ऑन होल्ड, पीटर क्विल का गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से डांस ऑफ ब्रो, थॉर का थॉर रैग्नारोक से ही इज अ फ्रेंड फ्रॉम वर्क, एंड गेम के स्टीव रॉजर्स का आई कैन डू दिस ऑल डे और या आई नो, हैंक पिम का एंटमैन से आई विल शो यू फेरोसिटी, You mention my wife again, and I'll show you ferocity. कैप्टन मार्वल से कैरल डैनवर्स का हायर फर्दर फास्टर बेबी, लोकी का अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर्स का डायलॉग वी हैव अ हल्क,
we have a Hulk. कॉर्ग का थॉर रैग्नारॉक से वी आर गोना जंप ऑन दैट स्पेसशिप एंड गेट आउट ऑफ हियर, वांना कम? कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर से बकी का डायलॉग, हु द हेल इज बकी? और डॉक्टर स्ट्रेंज का डोरमामू, आई हैव कम टू बार्गेन। क्लासिक लोकी का लोकी के 5th एपिसोड से ग्लोरियस पर्पस। वांडा विजन से विजन का व्हाट इज ग्रीफ इफ नॉट लव परसिवियरिंग। इसके अलावा और भी डायलॉग्स है जो कि एक्चुअल में रियल वर्ल्ड के लोगों के हैं, जिनमें क्या आता है सबसे पहले फिलोसोफर एलन वॉट्स का, वी थिंक ऑफ टाइम एज अ वन वे मोशन। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन। ग्रेटा थनबर्ग का हाउ डेयर दे। मलाला यूसुफ का माई ड्रीम। नेल्सन मंडेला का वी हैव फॉट फॉर द राइट टू एक्सपीरियंस पीस। फॉर्मर प्रेसिडेंट एलन जॉनसन का मोटिवेटेड बाय वुमेन थ्रू आउट द वर्ल्ड। माया एंजेलो का आई विल राइज। और सिल्वी लोकी एपिसोड 5 से ओपन योर आइज। इन सभी डायलॉग्स के खत्म होने तक सब कुछ जम्बल्ड अप होके सुनने लगता है और हम देखते हैं कैमरा जूम आउट होते हुए हमारे सोलर सिस्टम से बाहर आते हुए और मल्टीपल गैलेक्सीज से बिल्कुल स्पेस के एंड पे। यहाँ कुछ सेकंड्स के लिए हमें देखने मिलती है एक स्पेसशिप जो कि हो सकता है कॉमिक्स में दिखी कैंग की टाइम शिप, जिसके बारे में मिस मिनट ने पिछले एपिसोड में बात की थी और मैंने भी बताया था। अब ये सब कुछ पूरी तरह से कंप्रेस होके एक छोटी सी सिंगुलैरिटी बन जाता है और फिर बिल्कुल वैसे ही फूटता है जैसे कि शायद बिग बैंग हुआ होगा और उससे क्रिएट होता है ये यूनिवर्स। अब ये मार्वल लोगो और सभी डायलॉग्स जो चल रहे थे वो इसी यूनिवर्स से थे जिसमें कि हमारे MCU वाली टाइमलाइन एग्जिस्ट करती है। बट जब कैमरा पैन आउट होता है हमें देखने मिलता है कि एक और पैरेलल यूनिवर्स है। फिर हम कैमरा के साथ उस यूनिवर्स में घुसते हैं और यहीं जाके हमें देखने मिलता है वो वॉइड जिसपे ही हू रिमेन्स का कैसल है। शायद इसका मतलब है कि ही हू रिमेन्स अभी तक इस दूसरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर रहा था और क्योंकि अब एपिसोड के एंड में सिल्वी उसे मार के सेक्रेट टाइमलाइन तोड़ देती है, अब ये यूनिवर्स मिक्स हो जाएगा हमारे MCU के यूनिवर्स से। और वहीं अगर मूवीज और प्रोडक्शन हाउसेस की स्टोरीज के हिसाब से देखें तो ये बहुत अच्छा तरीका होगा फाइनली एक्समैन और फैंटास्टिक फोर जो कि फॉक्स के अंडर थे अब तक उन्हें MCU में दिखाने का, क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि कई डिफरेंट पैरेलल यूनिवर्सेस हैं और उन सब में अलग अलग वेरिएंट्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अब म्यूटेंट्स भी ऐसे ही एक यूनिवर्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि अब मिक्स हो सकेंगे हमारे MCU वर्ल्ड में। अब वॉइड पे लोकी और सिल्वी फाइनली पहुंचते हैं उस कैसल के गेट के सामने। अब यहाँ कैसल के बाहर सभी रॉक्स ग्रेविटी की वजह से इफेक्टेड दिखते हैं जो कि थोड़ी देर बाद नहीं होंगे, जिनके गिरने की साउंड से ही हू रिमेन्स को पता चलता है कि टाइमलाइन अब ब्रेक होना शुरू हो गई है। कैसल के गेट के बाहर आर ग्लास शेप्ड पोस्ट हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं टाइम को। यही सेम आर ग्लास हमें आगे चल के उसके ऑफिस में भी देखने मिलेंगे। जब लोकी उससे ये पूछने की कोशिश करता है कि क्या वो ठीक है तो सिल्वी उसे चुप रहने को कहती है और बताती है कि जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे उससे पहले TVA ने उसे प्रून कर दिया था। अब पिछले एपिसोड तक हमें ये दिखाया जा रहा था कि सिल्वी को कुछ नहीं पता है और वो प्रून होने का रिस्क लेके आई है लोकी को बचाने, बट नहीं, उसे ऑलरेडी पता है प्रूनिंग के बारे में क्योंकि वो खुद हो चुकी है। यही रीजन है कि शायद जब लोकी प्रून हुआ था तो उसने कुछ ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया था और जब वो मिनटमैन्स के सामने फंस गई तब उसने उनके हाथों प्रून होने की जगह खुद ही को प्रून कर लिया। अब उनके इस डिस्कशन के बीच में ही कैसल का डोर अपने आप खुलता है और वो लोग चौंक जाते हैं और सामने दिखते हैं हमें दो स्टैचूज। ये स्टैचूज की कॉस्ट्यूम्स बिल्कुल डॉक्टर डूम की तरह ही दिखती है, बट उनके फेस की जगह लगे हैं वॉचेस। यानी कि MCU ये दिखा रहा है कि उन्होंने ही हू रिमेन्स को ही जहाँ कैंग का एक वेरिएंट दिखाया है वहीं डॉक्टर डूम भी उन्हीं वेरिएंट्स में से एक है, या फिर हो सकता है कि ये कैसल डॉक्टर डूम का ही था जिसपे कि कैंग के एक वेरिएंट ने उसे मार के कब्जा कर लिया है, वरना और कोई रीजन नहीं लगता इन स्टैचूज को यहाँ दिखाने का। अब वो लोग आगे देख ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने एक हॉरर मूवी की तरह आ जाती है मिस मिनट और उनको कॉन्ग्रेचुलेट करती है और कहती है कि वेलकम टू द सिटाडेल एट द एंड ऑफ टाइम। अब सिटाडेल एट द एंड ऑफ टाइम ये एग्जैक्ट लोकेशन कॉमिक्स में मेंशन्ड है थॉर के वॉल्यूम 245 में।
यहीं पे रहता था TVA का लास्ट डायरेक्टर ही हू रिमेन्स, जैसे कि शो में हमें आगे दिखाया जाएगा। यहीं पे उसने क्रिएट किए थे टाइम ट्विस्टर्स, जिनका यूज वो करना चाहता था फ्यूचर के न्यू यूनिवर्सेस को ट्रेन करने के लिए। बट क्योंकि टाइम ट्विस्टर्स मेल फंक्शन होके पास में ही जाने लगे और उनकी एग्जिस्टिंग टाइमलाइन को खराब करने लगे, इसी को रोकने के लिए थॉर और जेन फॉस्टर यहाँ आते हैं इस कैसल में हू ही रिमेन्स से मिलके उसे समझाने की कैसे टाइमलाइन खराब हो रही है। जिसके बाद ही हू रिमेन्स 2 रियलिटीज क्रिएट करता है, एक अर्थ 761243 जिसमें कि टाइम ट्विस्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, और सेकंड अर्थ 794282 जिसमें कि टाइम ट्विस्टर्स नहीं है और उसमें सही से काम करने वाले टाइम कीपर्स होते हैं। आगे मिस मिनट कहती है कि ही हू रिमेन्स आपसे बहुत खुश है। लोकी के पूछने पे कि वो कौन है, तो वो बताती है कि वही है जिसने कि सब कुछ क्रिएट किया है और कंट्रोल भी कर रहा है। वो उन दोनों को एक ऑफर भी देती है जिसमें कि ही हू रिमेन्स उन्हें वापस टाइमलाइन में भेज भी सकता है, और वो भी इस तरह से कि उन दोनों को जो चाहिए वो मिल सकता है। यहाँ तक कि TVA को भी इसकी भनक नहीं लगेगी। लोकी के उसे मनचाही जिंदगी के बारे में पूछने पे वो लोकी को याद दिलाती है उसकी न्यूयॉर्क वाली लड़ाई, जिसमें कि अगर वो चाहे तो वो अवेंजर्स को हरा के जीत सकता है। और यही नहीं, वो थैनोस को मार भी सकता है, असगार्ड का राजा भी बन सकता है, और इवन कि उसे इन्फिनिटी गॉन्टलेट तक लेने का ऑफर करती है। अब अवेंजर्स एंड गेम तक इन्फिनिटी स्टोन्स और गॉन्टलेट सबसे पावरफुल वेपन्स थे, जिसे पाने के लिए और पाने के बाद थैनोस और अवेंजर्स ने क्या क्या नहीं किया। लेकिन अभी मिस मिनट उस इन्फिनिटी गॉन्टलेट को इस तरह से ऑफर कर रही है जैसे कि वो कोई खिलौना है। इसी से आइडिया लगाया जा सकता है कि फेज 4 के विलन्स की पावर्स कितनी स्ट्रांग होने वाली है। फिर वो सिल्वी की तरफ मुड़ती है और उससे उसकी हर एक परेशानी और बुरी मेमोरीज को मिटा देने और उन दोनों लोकीज को एक ही टाइमलाइन में एक साथ रहने का ऑफर देती है। दोनों ही उसकी बात से अफेक्ट जरूर होते हैं, बट फिर सिल्वी कहती है कि ये सब कुछ भ्रम है, और लोकी कहता है कि वो लोग अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करेंगे। मिस मिनट उन्हें गुड लक कह के वहां से निकल जाती है। यहाँ TVA में रेंसलेयर खुद कुछ फाइल्स चेक करते हुए उन्हें मूव करती है, जब उसको दिखता है उसी कप का निशान जो कि मोबियस की वजह से है। वो अपने थॉट्स में खोई होती है कि तभी मिस मिनट वहां पहुंच जाती है, और रेंसलेयर के पूछने पे उससे वो कहती है कि वो कहीं बिजी थी। मतलब कि ही हू रिमेन्स के बाद TVA की मेन इंचार्ज मिस मिनट ही है, बिकॉज रेंसलेयर जो कि TVA की जज है, अगर वो उसे सच नहीं बता रही तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में जरूर मिस मिनट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। और क्योंकि वो ऑब्वियसली ऐसे फ्यूचरिस्टिक गैंग की क्रिएशन है, तो उसकी टेक्नोलॉजी भी बहुत ही ज्यादा एडवांस हो सकती है। फिर जब रेंसलेयर उससे अपनी मांगी हुई फाइल्स के बारे में पूछती है, तो वो उसे कोई और ही फाइल्स दे देती है। रेंसलेयर के ये कहने पे कि ये वो फाइल्स नहीं है जो मैंने मांगी थी, मिस मिनट उसे ये बताती है कि यही वो फाइल्स है जो उन्होंने कहा है तुम्हारे काम आएगी, और उसे बिना कुछ और बताए वो वहां से निकल जाती है। यहाँ लोकी और सिल्वी आगे बढ़ते हैं इस कैसल में। ये वही वाला सीन है जो कि हमें ट्रेलर्स में दिखाया गया है, पर इसमें लोकी अकेले ही चलते हुए दिख रहा था। अब वो जिस रूम में पहुंचते हैं वहाँ हमें दिखते हैं 4 स्टैचूज टाइम कीपर्स के, लेकिन इनमें से जो एक स्टैचू टूटा हुआ है ये रेफरेंस है कॉमिक्स के 4th टाइम कीपर का। एक्चुअल में ही हू रिमेन्स ने 4 टाइम कीपर्स बनाए थे, जिसमें से कि एक टाइम कीपर ओरेकल ऑफ सिवा को एग्जाइल करके 2950 BC के इजिप्ट में भेज दिया था। अब हो सकता है कि 4th टाइम कीपर के बारे में और एक्सप्लेनेशन हमें 2nd सीजन में दिया जाए, या फिर बस ये एक कॉमिक का रेफरेंस ही दिया गया हो। साथ ही इस जगह जहाँ ये टाइम कीपर्स के स्टैचूज हैं, इनके ठीक ऊपर है कुछ बेल्स जो कि जनरली मंदिर और चर्च में लगती हैं, यानी कि शायद ये लोग खुद को गॉड्स के लेवल्स पे मानते हैं, इसलिए अपने स्टैचूज के ऊपर ये बेल्स लगाई गई हैं। आगे वो लोग कैसल की हालत देखकर सोचने लगते हैं कि शायद ही हू रिमेन्स इतना टाइम निकल जाने की वजह से मर चुका होगा। तभी उन्हें एक डोर के पीछे लिफ्ट नीचे आने की आवाज आती है, जिससे वो दोनों ही अलर्ट हो जाते हैं। फिर लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और सामने बैठा दिखता है जोनाथन मेजर्स का कैरेक्टर ही हू रिमेन्स। अब एक्टर जोनाथन मेजर्स ऑलरेडी कास्ट हो चुके हैं एंटमैन के 3rd पार्ट के लिए, बट अभी तक लोकी सीरीज में उनका दिखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। बट मार्वल ने फाइनली MCU मूवीज की फ्यूचर स्टोरी लाइन को लिंक किया लोकी के थ्रू और हमें दे ही दिया एक मेन विलन। अब जो कपड़े ही हू रिमेन्स ने पहने हैं वो कैंग और इमॉर्टस के कॉस्ट्यूम का कॉम्बिनेशन है। यहाँ वो एक एप्पल खाते हुए दिखता है, जो कि एक रेफरेंस है डॉक्टर स्ट्रेंज के फर्स्ट टाइम मैजिक को सीखने का। आगे वो सिल्वी के अटैक से बचने के लिए टेम्पैड डिवाइस का भी यूज करता है, जो कि उसे टाइम से खेलते हुए भी दिखाएगा। और ये फेमस सेइंग भी है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो शायद यहाँ हिंट दी जा रही है डॉक्टर स्ट्रेंज की तरफ। अब ही हू रिमेन्स दोनों को ग्रीट करता है और उनके उसे ही हू रिमेन्स कहने पे हंसता है कि मिस मिनट अब भी उसे यही बुलाती है। फिर वो उन्हें उसके साथ ऑफिस में आने के लिए कहता है, जिसपे वो दोनों ही चौंकते तो है, बट उसके साथ चले जाते हैं एलिवेटर में। एलिवेटर में वो उन्हें कंफर्म करता है कि वो भी एक नॉर्मल इंसान ही है। इस पे सिल्वी उस पर अटैक करती है, बट वो अपनी एडवांस लेवल का टेम्पैड जो कि एक वॉच की तरह है, उससे टाइम ट्रेवल करके उसके पीछे पहुंच जाता है, और सिल्वी के मल्टीपल अटैक्स के बावजूद वो बच के वहां से गायब हो जाता है। फिर जब लिफ्ट रुकती है और दरवाजा खुलता है तो वो सामने ही खड़ा होता है।
वो उन्हें अपने ऑफिस में अंदर आने को कहता है। यहाँ हमें दिखते हैं बहुत सारे बुक्स, एक फायरप्लेस, एक ब्लैक बोर्ड जिसपे की कुछ कैलकुलेशंस लिखी हुई है। अब क्योंकि ये MCU है तो पक्का ये कैलकुलेशन बहुत कुछ मीन करती होगी। अगर आपको इस बारे में कुछ आइडिया है तो मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। यहाँ वापस TVA ऑफिस में मोबियस पहुंचता है रेंसलेयर के ऑफिस में। रेंसलेयर ऑलरेडी उसे दी हुई फाइल्स पढ़ के कहीं जाने की जल्दी में होती है, बट मोबियस उसे दोस्त होते हुए धोखा देने के लिए कोसता है। वो कहती है कि सबका जरूर कुछ ना कुछ मतलब है और वो अपना टेम्पेड यूज करके हंटर D90 को अपने ऑफिस में भेजने के लिए कहती है। बट मोबियस अपनी जेब से पेन निकाल के उसे दिखाता है और कहता है कि अब तुम्हारा राज खुल चुका है और अब तुम कुछ नहीं कर सकती। ये पेन वही रोजवेल्ट हाई स्कूल का पेन है जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड्स के ब्रेकडाउन में बात की थी। मोबियस का ऐसा कहने पे रेंसलेयर डर जाती है और पूछती है कि तुमने क्या किया है। अब हम है सेक्रेट टाइमलाइन में साल 2018 के फ्रेमोंट ओहायो में। यहाँ हंटर B15 शायद मोबियस की मदद से फ्री होके आ गई है, जिसके पीछे आ गया है हंटर D90। वो लोग हैं एक स्कूल में और जो कि ऑब्वियसली इतनी सारी हिंट्स के साथ हमें पता है कि फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट हाई स्कूल है। अब जब D90 उसे प्रून करने जाता है तो हंटर B15 एक रूम में घुस जाती है और उसे 2 सेकंड रुक के उसकी बात सुनने को कहती है। तभी उस रूम में आ जाती है रिबेका जो कि वहाँ की वाइस प्रिंसिपल है और देख के हमें पता चलता है कि रेंसलेयर इसी की वेरिएंट है। हंटर D90 उसे जज रेंसलेयर कह के बुलाता है और वो चौंक जाती है, बट हंटर B15 उन्हें बताती है कि वो रेंसलेयर नहीं है और उन लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सुनने की जरूरत है। अब यहाँ इस स्कूल में बहुत सारे ईस्टर एग्स हैं। सबसे पहले स्कूल के कॉरिडोर में 32nd US प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट की फोटो दिखती है। वहीं ऑफिस के टेबल पे पड़े हैं वही पेन जिन पे लिखा हुआ है रोजवेल्ट हाई स्कूल। यहीं पीछे के बोर्ड पे एक कोट है चाइनीज फिलोसोफर लाओजी का, जो कि है अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। इसके अलावा हंटर B15 के पीछे के सर्टिफिकेट में हमें लिखा मिलता है एक नाम जो कि है रिबेका टॉर्मिनेट। अब रिबेका टॉर्मिनेट कॉमिक्स में रेंसलेयर का ही एक और नाम था। जब रेंसलेयर कैंग का साथ छोड़ के उसे धोखा देती है तब उसे छुपने के लिए वो ये नाम रिबेका टॉर्मिनेट यूज करती है। और मुझे ये भी लगता है कि D90 भी कहीं ना कहीं रेंसलेयर से रिलेटेड है क्योंकि वो उसके बहुत क्लोज है और हंटर B15 की तरह ही एक इम्पोर्टेंट साइड कैरेक्टर है, लेकिन उसके बारे में डिटेल्स अब हमें सीधे शायद 2nd सीजन में जाके ही मिलेंगी। यहाँ रेंसलेयर के ऑफिस में जब मोबियस आजादी की बात करता है तो वो उसे कहती है कि आजाद सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है जो कि इस सब का इंचार्ज है। रेंसलेयर टाइम डोर खोलती है। मोबियस उसे रोकने के लिए प्रूनिंग स्टिक ऑन करता है और उस पर अटैक करता है, बट उल्टा वही उसे हिट करके स्टिक छीन लेती है। फिर जब वो जाने लगती है तो मोबियस उसे पूछता है कि अब वो कहाँ जाएगी। इस पे रेंसलेयर जवाब देती है आजादी की तलाश में और निकल जाती है। अब रेंसलेयर कहाँ गई है इसका एक आइडिया मुझे है, बट उस बारे में आगे बात करते हैं। यहाँ वॉइड पे ही हु रिमेन्स लोकी और सिल्वी को ये बताता है कि जो भी अब तक हुआ है वही होना था और वो ये सारे सिनारियोस पहले देख चुका था। और प्रूफ के लिए वो लोकी और सिल्वी को कुछ फाइल्स से पेपर्स निकाल के देता है जिसमें कि उन लोगों के बीच हुए अब तक के कन्वर्सेशंस का प्रिंटेड रिकॉर्ड होता है। यहाँ पर हम नोटिस कर सकते हैं कि लोकी के डायलॉग्स पे वेरिएंट नंबर L1130 लिखा है और सिल्वी का वेरिएंट नंबर है L1190, बट ही हु रिमेन्स के नाम की जगह लिखा है सिर्फ मी। आगे वो उन्हें बताता है कि उसे उनके बारे में हर एक चीज पता है कि कब उन्होंने क्या कहा, क्या प्लान किया और यहाँ तक कि उनके लेमेंटिस प्लैनेट वाले मोमेंट के बारे में भी उसे पता है। अब तक जो भी उन्होंने किया है वो उसी के हिसाब से हो रहा था, यानी कि TVA में उनका एज वेरिएंट्स आना, प्रून होके वॉइड पे पहुंचना और अलायत को मार के उस तक पहुंचना, सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से ही हुआ है। इस पे लोकी उससे पूछता है कि तो फिर तुम किससे डर रहे हो, तो वो जवाब देता है खुद से। सिल्वी के पूछने पे कि वो है कौन, तो वो बताता है कि कैसे वो कई नामों से जाना जाता है। कभी राजा, जो कि रेफरेंस है कॉमिक्स से इमॉर्टस का, जो कि कैंग का ही एक वेरिएंट था जो कि उसे मारने के लिए टाइम ट्रेवल करके आया था एक अलग टाइमलाइन से। कभी कंकरर, जो कि खुद कैंग है, यानी कि एंटमैन एंड द क्वांटम मैनिया का मेन विलन कैंग। अब यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि कैंग और इमॉर्टस ही हु रिमेन्स के ही वेरिएंट्स हैं। मतलब ये एक्टर तो वही रहेगा जो एंटमैन में कैंग का रोल करने वाला है, बट इस सीरीज में, इस एपिसोड में वो सिर्फ कैंग के एक वेरिएंट का रोल प्ले कर रहा है जिसका नाम है ही हु रिमेन्स। फिर आगे वो अपने एडवांस टेम्पैड डिवाइस को यूज करके हिस्ट्री बताता है एक प्रोजेक्शन की मदद से। ये जो प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी यहाँ यूज की गई है वो बहुत मैच करती है मार्वल्स एजेंट्स ऑफ शील्ड के मोनोलिथ से। ऑल्दो वो लार्ज साइज के थे और टाइम ट्रेवल के लिए यूज होते थे, बट ये उसी के सिमिलर एक मिनिएचर वर्जन है। अब अपने पास के बारे में बताते हुए वो कहता है कि कैसे उसी के एक वेरिएंट साइंटिस्ट जो कि बिलोंग करता था 31st सेंचुरी फ्यूचर से, उसने डिस्कवर किया मल्टीवर्सेस को, यानी कि उसी ने ये डिस्कवर किया था कि कई यूनिवर्स एक दूसरे के पैरेलल स्टैक्ड हैं। अब यहाँ बात हो रही है कॉमिक्स के नथानियल रिचर्ड्स की, जो कि बॉर्न हुआ था 30th सेंचुरी में, जहाँ की सब शांति थी और कोई वॉर्स नहीं थे।
इस सब से बोर होके उसने टाइम ट्रेवल किया और पास्ट में एंशिएंट इजिप्ट में जाके रूल करने लगा। ये 31st सेंचुरी का साइंटिस्ट रेफरेंस शायद उसी की तरफ है। अब आगे वो बताता है कि इसी ड्यूरेशन में उसी के जैसे और वेरिएंट्स अपने अपने यूनिवर्स पे भी पैरेलल यूनिवर्स के बारे में डिस्कवरी कर रहे थे। अब ये सभी वेरिएंट्स ने टाइम और मल्टीवर्स ट्रैवल करके एक दूसरे से अपनी टेक्नोलॉजी और नॉलेज को शेयर करना शुरू किया। अब इन सीन्स में जो ये प्रोजेक्शंस हैं उनके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे कि अलायत जो कि वॉइड पे है, टाइम डोर और प्रूनिंग स्टिक जो कि TVA के मिनटमैन यूज करते हैं, TVA के टेम्पर्ड डिवाइस और कंप्यूटर्स जो कि हम TVA में ऑलरेडी देख चुके हैं। अब यहीं पर एक और रेफरेंस है कॉमिक्स की काउंसिल ऑफ कैंग्स का। काउंसिल ऑफ कैंग्स बहुत सारे कैंग के अलग अलग टाइम के वेरिएंट्स का एक ग्रुप था जो कि मिलके सभी को साथ चलने के लिए रूल्स डिसाइड करते थे, और अगर कोई रॉन्ग पाथ पे निकल जाता था तो वो उसे मरवा देते थे। और एक्चुअल वेरिएंट कैंग ने आगे जाके अपनी काउंसिल को अलायत के थ्रू पूरी तरह खत्म भी करवा दिया था, जिसके बारे में मैंने अपने एक पिछले वीडियो में बात की है, जो कि आप टॉप राइट पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। लेकिन धीरे धीरे उनमें से कुछ वेरिएंट्स हर एक टाइमलाइन पे कंट्रोल करने के भूखे हो गए, जिससे कि मल्टीवर्सल वॉर्स शुरू हो गए। और क्योंकि हर वेरिएंट अपने यूनिवर्स को बचाना चाहता था तो उसके लिए दूसरे यूनिवर्स को बर्बाद करने लगे। इससे ऑलमोस्ट पूरा यूनिवर्स खत्म होने की कगार पे आ गया। अब जिस मल्टीवर्सल वॉर्स की बात यहाँ पे हो रही है वो रिफ्लेक्ट करता है कॉमिक्स के सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन को, जिसमें कि एक कॉस्मिक एंटिटी बियॉन्डर जो कि पूरे यूनिवर्स को ऑब्जर्व करता है, वो सभी सुपर हीरोज और विलन्स को लेके आता है एक अलग प्लेनेट बैटल वर्ल्ड पे। इन सुपर हीरोज में फैंटास्टिक फोर, मोनिका रैम्ब्यू, हॉकाई, शी हल्क, थॉर, वास्प, स्पाइडरमैन और एक्समैन के बहुत सारे कैरेक्टर्स भी थे। वहीं पर विलन्स की टीम में कैंग, डॉक्टर डूम, अल्ट्रॉन, गैलेक्टस और एन्चेंट्रेस भी शामिल थी। तो हो सकता है कि फ्यूचर के विलन्स की एक टीम धीरे धीरे फॉर्म हो रही हो, बट इसके बारे में भी बाद में बात करते हैं। अब आगे बताते हुए ही हू रिमेन्स कहता है कि उसके फर्स्ट साइंटिस्ट वेरिएंट को ही मिला था एक क्रिएचर अलायत, जो कि इतनी पावर्स रखता था कि वो टाइम और स्पेस को ही डिस्ट्रॉय कर सकता था। अलायत जो कि शो में दिखाया गया है वो एक कंटेन्ड मॉन्स्टर के रूप में दिखाया गया है, बट एक्चुअल में कॉमिक्स वाला अलायत बहुत ही ज्यादा लार्ज और पावरफुल था, जो कि सभी यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर सकता था। उसी की मदद से इस साइंटिस्ट वर्जन ने सभी मल्टीवर्सल वॉर्स एंड कर दिए, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली उसने सभी पैरेलल यूनिवर्सेस को ही खत्म कर दिया और इस टाइमलाइन को आइसोलेट करके सिर्फ एक सेक्रेट टाइमलाइन और एक यूनिवर्स रह गया। और उसके बाद इसी चीज को मेंटेन करने के लिए ही हू रिमेन्स ने क्रिएट किया TVA। ये सीन रिप्रेजेंट करता है कि कैसे ये टाइमलाइन एक क्लोज लूप में है और उसके सेंटर में है उसका अपना कैसल और वॉइड। ये कहने के बाद वो उन प्रोजेक्शंस को वैसे ही डिस्ट्रॉय करता है जैसे कि प्रून होने के बाद वेरिएंट्स होते हैं, और उसके हिसाब से वो विलन नहीं है बल्कि उनके लिए हीरो होना चाहिए। और अगर उनको लगता है कि वो बुरा है तो उसके वेरिएंट्स उससे कई गुना ज्यादा बुरे हैं, और अगर ही हू रिमेन्स ये काम नहीं करेगा तो जो उसकी जगह लेगा वो शायद बहुत ही बुरा इंसान हो सकता है, क्योंकि वो करोड़ों साल से जी रहा है तो उसे पता है कि सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी है जिसमें कि सब कुछ सही रहेगा। अब ये डायलॉग मैच करता है डॉक्टर स्ट्रेंज के 14,605 पॉसिबिलिटीज में से सिर्फ एक चांस थैनोस को मार पाने वाले सिनारियो से, बट वहाँ मामला मिलियंस का था और यहाँ करोड़ों का है। अब इसी बात पे सिल्वी उससे अग्री नहीं करती और उसे झूठा कहती है, तो वो लोकी और सिल्वी के सामने दो ऑप्शंस रखता है। एक कि या तो वो लोग उसकी जगह TVA के इंचार्ज बन के बाहर संभाल ले, जिससे कि साथ में रहने की उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी, या फिर दूसरा कि वो लोग उसे मार दे जिससे कि मल्टीवर्सल वॉर्स फिर से शुरू हो जाएंगे और आगे जाके जो भी होगा उसके रिस्पॉन्सिबल वही लोग होंगे। लोकी के ये कहने पे कि वो ये पावर क्यों छोड़ेगा, वो बताता है कि वो बूढ़ा हो गया है, जो कि मैच करता है कॉमिक्स के ही हू रिमेन्स से, जो कि बहुत बूढ़ा था। बट तभी उसे बाहर से साउंड सुनाई देती है पत्थरों के आपस में टकराने की, जिस बारे में मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बात की थी, और वो अलर्ट होकर उन्हें समझाता है कि वो लोग अब टाइम थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुके हैं। उसे सिर्फ इस मोमेंट तक ही फ्यूचर पता था और अब वो पॉइंट ऑलरेडी निकल चुका है, और अब जो भी होगा वो उसके लिए भी ब्रांड न्यू न्यूज है। इस बात का प्रूफ मिलता है जब उसके पीछे की विंडो से हमें टाइमलाइन में छोटी छोटी ब्रांचेस क्रिएट होती दिखती हैं, और वो लोकी और सिल्वी को कहता है कि अब जो भी होगा वो उन दोनों के ऊपर ही डिपेंड करता है। ये वही मोमेंट है जिसके लिए ये कंप्लीट सीरीज बिल्ड हुई है, यानी कि एंड ऑफ टाइम। जो भी सेक्रेट टाइमलाइन लिखी गई थी जिसपे कि हमारा MCU बेस्ड है वो यहीं तक लिखी गई थी। इसका मतलब है कि आगे क्या होगा वो शायद अभी तक लिखा ही नहीं गया है। फिर यही कहते कहते वो अपना टेम्पर्ड वॉच निकालकर टेबल पे रख देता है। अब यही रीजन है कि मुझे लगता है कि शायद वो यहाँ सच नहीं बोल रहा, शायद ये लिखा ना गया हो कि आगे क्या होना है, बट जिस तरह से ही हू रिमेन्स अपना डिवाइस निकाल के उनके सामने रखता है जहाँ पे सिल्वी उसे इजीली एक्सेस कर पाए, ऐसा लगता है कि ही हू रिमेन्स को एटलीस्ट इस मोमेंट के बारे में या तो पता था या फिर वो ऐसा करवाना चाहता था ताकि उसके मरने से उसके इवल वेरिएंट्स फ्री हो जाएं। जैसे ही वो टेम्पर्ड निकाल के रखता है सिल्वी उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है और अब शुरू होता है लोकी और सिल्वी का फाइट सीक्वेंस।
लोकी सिल्वी को ऐसा करने से मना करने लगता है और बोलता है कि हमें इसके बारे में सोचना चाहिए कि क्या पता सच में इसके मरने के बाद कोई ऐसा उसकी जगह ले ले जिससे कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा। सिल्वी को लगता है कि लोकी ये सब कुछ राजगद्दी के लिए कर रहा है। लोकी उसे समझाने की कोशिश करता है, शायद यही बात कि वो उसके साथ रहना चाहता है, बट क्योंकि वो लोकी है और अपनी फीलिंग्स शेयर करना उसे नहीं आता, वो सीधे सीधे ऐसा नहीं बोल पाता। सिल्वी उसे हिट करती है और वो गिरता है, फिर उसी तरीके से जैसे कि हमें कई सारे और सीन्स में इस सीरीज और थॉर रैग्नारोक में देखा हुआ है। लोकी अपनी ब्लेड गिरा के उसे बताने लगता है उसकी फीलिंग्स, और उस मोमेंट पे इमोशनल होकर सिल्वी भी अपनी स्वॉर्ड छोड़ देती है और लोकी और सिल्वी फाइनली किस करते हैं। बट इसी के नेक्स्ट मोमेंट में सिल्वी लोकी से कहती है कि वो लोकी नहीं है और ही हू रिमेन्स का एडवांस टेम्पैड यूज करके लोकी को टाइम डोर से धक्का दे देती है और लोकी पहुंच जाता है TVA के एक टाइम थिएटर में। अब कैसल में रह जाते हैं सिर्फ सिल्वी और ही हू रिमेन्स। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है और ही हू रिमेन्स बिना किसी टेंशन के वहां बैठा रहता है। फिर सिल्वी अपनी स्वॉर्ड उसकी चेस्ट में घुसा के उसे खत्म कर देती है, पर इन लास्ट के मोमेंट्स में भी ही हू रिमेन्स सिल्वी को कहता है कि वो उससे जल्दी ही मिलेगा। सिल्वी अपना लाइफ लॉन्ग मिशन पूरा करके भी खुश नहीं होती और फ्लोर पे दुखी होकर बैठ जाती है और ही हू रिमेन्स के पीछे के विंडो से दिखता है कि कैसे टाइमलाइन का कुछ भी नहीं बचा है और बन गई है इतनी सारी ब्रांचेस कि वो छोटे छोटे थ्रेड्स में कन्वर्ट होते जा रही है। अब हम देखते हैं TVA में स्क्रीन्स पे जहां सेक्रेट टाइमलाइन के टूटने की वजह से सभी ब्रांचेस ऑलरेडी रेड लाइन क्रॉस कर चुकी हैं, यानी कि अब TVA वाले भी इन इवेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। मोबियस और B15 स्क्रीन्स में इन्हीं टूटी हुई टाइमलाइंस को देखते हैं और कहते हैं TVA का मोटो फॉर ऑल टाइम ऑलवेज। लोकी फाइनली सिल्वी के धोखे के दुख से बाहर आता है और वो मोबियस को ढूंढने के लिए जाता है। वो यहाँ कुछ गार्ड्स को क्रॉस करता है और वो उसे पकड़ने के लिए ट्राई नहीं करते। इसी बात से हमें आइडिया लग जाना चाहिए था कि ये कोई और ही टाइमलाइन का TVA है। वो हंटर B15 और मोबियस को देखता है लाइब्रेरी में। मोबियस B15 से पूछता है कि वो कैसे इसे स्टॉप कर सकते हैं, बट लोकी उन्हें बताता है कि अब ऐसा नहीं हो सकता। उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है इस टाइमलाइन को फ्री करके। वो उन्हें समझाता है कि कैसे उस कैसल में उनको ही हू रिमेन्स मिला था और वही कैसे ये सब कंट्रोल कर रहा है, और अब ऐसा कोई आने वाला है जो कि शायद उससे भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। बट मोबियस और B15 उसकी बातें समझ ही नहीं पाते। मोबियस उसे शांत होने को कहता है और उससे पूछता है कि क्या वो एक न्यू एनालिस्ट है। यहाँ नोटिस करने वाली बात है कि जिस मोबियस को B15 के साथ पहले दिखाया गया था उसके शर्ट के टॉप का बटन खुला है और उसकी टाई भी सही जगह पे नहीं है, जो कि ये दिखाता है कि वो हमारे ही हू रिमेन्स वाली टाइमलाइन का मोबियस ही था। लेकिन अब जिस TVA में लोकी है उसकी टाई प्रॉपरली सेट है और वो सच में उसे नहीं पहचानते। लोकी इससे चौंक जाता है और मुड़ के देखता है TVA को, और अब वहाँ पर टाइम कीपर्स के स्टैचू की जगह ही हू रिमेन्स के ही एक वेरिएंट का स्टैचू है, जिससे उसे रियलाइज होता है कि वो एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच गया है। यानी कि ही हू रिमेन्स सच कह रहा था और उसके वेरिएंट्स भी, जो कि शायद अपने अपने यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइमलाइंस मेंटेन कर रहे हैं, वो उन्हीं में से एक में पहुंच गया है। इसके बाद एक छोटा सा मिड क्रेडिट सीन है जिसमें हमें दिखता है एक स्टैंप लगते हुए लोकी की फाइल्स पे, जिसपे लिखा है लोकी विल रिटर्न इन सीजन 2, और यहीं खत्म होता है सीजन 1 ऑफ लोकी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अब लोकी सीजन 2 के लिए एंड स्क्रीन से ये वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। अगर आपको ये कंप्लीट सीरीज देखने में मजा आया तो प्लीज सब्सक्राइब टू सुपर फैंस प्लस, एंड एंड तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।